अध्याय 41 युद्ध तकनीक। उसके बाद क्लेयर और लोगान ने क्लारा से अपने गैरजिम्मेदाराना कार्यों और व्यवहार के लिए माफी मांगी। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वे फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे या उसे धोखा नहीं देंगे, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से यह भी उल्लेख किया कि वे उनके सामने अनुचित रूप से कार्य नहीं करेंगे। डेविस ने भी इस हास्यपूर्ण दृश्य को देखा क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह उन्हें सही सेवा देता है। हालांकि उत्तरार्ध के लिए उन्हें संदेह था कि अंतरंगता कुछ ऐसी चीज थी जिसे लोग नियंत्रित कर सकते थे जब भी वे अपने प्रिय का सामना करते थे। यह सींग वाला जोड़ा। डेविस ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ ईर्ष्या कर रहा था। आखिरकार वह शारीरिक रूप से एक बच्चा हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। यह झूठ होगा अगर वह कहता है कि वह मानसिक रूप से दब नहीं गया था। उसके अपरिपक्व शरीर ने उसे महिलाओं के साथ अंतरंग होने की अनुमति नहीं दी। यह निस्संदेह उनके परिप्रेक्ष्य में एक अभिशाप था। इस स्थिति के समाप्त होने के बाद उन्होंने क्लारा को विदाई दी। इसके बाद उन्होंने अपने अध्ययन के लिए रास्ता बनाया। जब वह आधे रास्ते पर था तो उसे दो भयंकर और व्यथित सिलहुट द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। जब उसने उनके दो चेहरों को देखा तो उसे अचानक इस बारे में बुरा एहसास हुआ। मम्मी, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? उसके स्वर में घबराहट थी। लोगान ने अपनी मुट्ठियां फाड़ ली। क्लेयर, मुझे लगता है कि यहाँ एक बछड़ा है जो अपनी स्थिति को नहीं समझता है। यह बदमाश सम्राट और साम्राज्ञी का अपमान करना उनके लिए कितना साहसी है। क्लेयर ने पाइप किया, वास्तव में नहीं पता कि अपरिष्कृत कैसे कार्य किया जाए। डेविस ने एक कदम पीछे ले लिया क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ होने वाला है। आपको क्या लगता है कि हमें इस ब्राट के बारे में क्या करना चाहिए जो सोचता है कि वह इतना स्मार्ट है? मैं सोच रहा हूँ। इससे पहले कि क्लेयर जवाब दे पाती, डेविस भाग गया। डेविस ने भागने की कोशिश की और जब वह गलियारे के अंत में हॉलवे था तो लोगान ने उसे अपनी गर्दन पर पकड़ लिया। क्लेयर, क्या मैं कर सकता हूँ? लोगन हंसने लगा। अनुमति दी गई। नहीं, डेविस अंदर की ओर चिल्लाया। उस क्षण वह जानता था कि उसका जीवन जब्त हो गया है। बैंग 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 बैंग। कुछ समय बाद डेविस को गंभीर बाहरी चोटों के साथ एलिया द्वारा अपने अध्ययन में ले जाते समय देखा जा सकता था। रॉयल कैसल में उस एक रात के बारे में अफवाहें फैल गई कि कैसे उस समय एक अकेला भूत बुरी तरह से चिल्ला रहा है। एक सप्ताह धीरे धीरे बीत गया और डेविस की बाहरी चोटें धीरे धीरे ठीक हो गई। आज वह पूरी तरह से ठीक हो गया। उनके माता पिता ने उन्हें जल्दी ठीक नहीं होने दिया और उन्हें एक सप्ताह के लिए जमीन पर रख दिया। उन्होंने इन्हें अपनी सजा के रूप में भी बनाया। एक दिन मैं उस सींग वाले जोड़े को सिखाऊंगा कि पीड़ित होने का क्या मतलब है। डेविस ने अपने लंबे सुनहरे बालों को उड़ाते हुए बुदबुदाया। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वे उसे घायल कर देंगे, हालांकि यह कुछ भी गंभीर नहीं था क्योंकि इसने कोई परिणाम नहीं छोड़ा। क्लेयर बस एक दृढ़ दृष्टि से देख रहा था, जबकि लोगान ने सभी धड़कनें दी। बेशक उसका मतलब यह नहीं था कि उसने क्या कहा, क्योंकि वह जानता था कि जब उसने क्लारा के सामने उन्हें अपमानित किया तो वह ओवरबोर्ड हो गया था। कौन जानता है, वे वास्तव में क्लारा के सामने एक दोषी की तरह खड़े होने के लिए शर्मिंदा महसूस कर सकते थे। डेविस, जब आप अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं तो हम रॉयल कैसल के चारों ओर क्यों नहीं घूमते हैं? एलिया ने मीठी आवाज के साथ कहा। वह बहुत कुछ जानती थी कि वह कैसे घायल हो गया, लेकिन जब उसने उसकी दुर्दशा सुनी तो वह केवल हंस पड़ी। वह वास्तव में एक दोस्त बन गई और केवल दोस्त हंसेंगे जब उनके दोस्त एक मूर्खतापूर्ण बात पर घायल हो जाते हैं। एक अच्छा विचार की तरह लगता है। डेविस तनकर खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर का व्यायाम किया और गर्म हो गया। वह अपनी चोटों को ठीक करते हुए अध्ययन में रहे और जमीन पर होने के बाद से कहीं बाहर नहीं गए और इससे उनके शरीर में थोड़ा जंग लग गया। इस समय केवल एलिया उनके लिए वहां थी, ज्यादातर उनकी चोटों का ख्याल रख रही थी। ठीक है, चलो चलते हैं। डेविस ने तब उसके हाथों को पकड़ लिया क्योंकि वह उसे अध्ययन से बाहर खींच रहा था। इसके बाद वह एलिया के साथ इंपीरियल लाइब्रेरी में पहुंचे। उसे कुछ युद्ध तकनीकें प्राप्त करना चाहते थे जो उसके अनुरूप हो सकती है। जब वे पुस्तकालय के सामने पहुंचे तो उन्होंने लाइब्रेरियन ऑक्सफोर्ड को देखा। उन दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और जैसे ही वह वहां से गुजरा उसे लाइब्रेरियन ऑक्सफोर्ड ने रोक दिया। प्रिंस, इंपीरियल लाइब्रेरी में एक नौकरानी लाना मना है, ऑक्सफोर्ड ने सीधे चेहरे के साथ कहा और फिर कहा, भले ही यह आपकी निजी नौकरानी हो। लोरेट साम्राज्य के अतीत में नौकरानियों को शाही सदस्यों से अनुग्रह प्राप्त होता है और कभी-कभी अराजकता का कारण बनता है और इस कारण से इंपीरियल लाइब्रेरी में उनका प्रवेश पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा विचार करने के लिए स्थिति का मामला भी था, इसलिए नौकरानियों के पास कोई बात नहीं थी और वे पूरी तरह से दबे हुए अस्तित्व थे। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पहले लाइब्रेरियन की अच्छी छाप थी और उसके पास अभी भी था, लेकिन अगले शब्दों ने उसे परेशान कर दिया। आप सिर्फ एक नौकरानी है, जितना आप चबा सकते हैं उससे ज्यादा मत काटो। लाइब्रेरियन ऑक्सफोर्ड ने एलिया को ठंडी नजर से देखा। हाँ, मैं यहाँ के लिए इंतजार करूंगा। प्रिंस डेविस, एलिया ने अपना सिर नीचे रखते हुए जवाब दिया, थोड़ा डर गया। बस एक नौकरानी? डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। उन्होंने नहीं सोचा था कि लाइब्रेरियन इस प्रकार का व्यक्ति होगा। उन्होंने तर्क दिया कि दूसरा पक्ष सिर्फ अपना काम कर रहा था, लेकिन आखिरी वाक्य जो उन्होंने एलिया को कहा था जो उसे अपमानित महसूस कराएगा, वह काफी हद तक खत्म हो गया। ऑक्सफोर्ड, डेविस अचानक बोला। राजकुमार? लाइब्रेरियन ऑक्सफोर्ड उस चिल्लाहट को सुनकर कांप गया। उसे एक अस्पष्ट भावना थी कि उसकी आत्मा उस समय दबा दी गई थी जब डेविस चिल्लाया था। मैं भी यही कहूंगा, जितना चबा सकते हो उससे ज्यादा मत काटो। आपको मेरी निजी नौकरानी को व्याख्यान देने का अधिकार कब से मिला? लेकिन प्री लाइब्रेरियन ऑक्सफोर्ड ने समझाने की कोशिश की। डेविस ने अपनी आंखें चौड़ी की, आपका जवाब कहाँ है? अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं अब और हिम्मत नहीं करता। ऑक्सफोर्ड ने अपना सिर नीचे रख दिया। यह तब आपकी आखिरी चेतावनी होगी। डेविस ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा, एलिया, चलो चलते हैं। लेकिन मेरे राजकुमार, नियम कहते हैं। डेविस ने लाइब्रेरियन ऑक्सफोर्ड पर एक नजर डाली जिसने अंततः उसे बंद कर दिया। फिर वे अंदर चले गए और एलिया के लिए उपयुक्त कुछ युद्ध तकनीकों की खोज की। राजकुमार, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं बाहर रह सकती थी और आपको कोई परेशानी नहीं दे सकती थी, एलिया ने उदास होकर टिप्पणी की। वह खुश थी कि उसने उसकी मदद की, लेकिन जानता था कि वह अंततः इस घटना के लिए परेशानी में पड़ जाएगा। उसे सिर्फ सम्राट द्वारा दंडित किया गया था। वह मेरे लिए इतना सुरक्षात्मक कैसे हो सकता है?
उसने सोचा, स्नेह की एक अस्पष्ट भावना उसके दिल को भर रही है। मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एलिया। अपने बारे में चिंता करो। डेविस बस उसे देखकर मुस्कुराया। एलिया की अभिव्यक्ति ने सिर हिलाते हुए उस पर एक मुस्कान वापस उगाई। डेविस ने सोचा कि उसने उसे बहुत जल्द प्रकट किया था और स्थिति ऐसी लग रही थी कि वह उसके बारे में बहुत सुरक्षात्मक था। अगर शब्द निकल जाता है तो मुसीबत जल्द ही स्वाभाविक रूप से उसका पीछा करेगी। यह देखते हुए कि एलिया निजी नौकरानी ने छोटे राजकुमार को बहकाया था, जो भी कारण स्वर मना करता है। वह पूरी तरह से इस बात को समझ गया, लेकिन सोचा, जो भी हो उस समय मैं बस उसकी फिर से रक्षा करूंगा। किसी भी मामले में वह परेशानी से डरता नहीं था और केवल वही जो उसके खिलाफ बात करने की हिम्मत करते थे वे उसके माता पिता थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके माता पिता इस तरह की समस्या नहीं बनाएंगे क्योंकि उन्होंने उन्हें मुफ्त लगाम दी थी, लेकिन यह भी उनके कार्यों पर निर्भर करता था जो ओवरबोर्ड नहीं होते हैं। एलिया, चूंकि आप सिर्फ मेरे समान कल्टीवेशन मैनुअल की खेती करते हैं, इसलिए मुझे आपके लिए भी एक उपयुक्त संस्करण मिलेगा। एमएचएम। एलिया ने उसकी सलाह सुनकर आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। डेविस तब गया, अलमारियों से कुछ किताबें लाया और कुछ मिनटों के बाद लौट आया। सबसे पहले ये उन सभी युद्ध तकनीकों की प्रतियां हैं जिन्हें मैं प्रशिक्षित करता हूं, लेकिन वास्तव में मैंने पहले ही इन सभी में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। उन्होंने इनमें से प्रत्येक पुस्तक की ओर इशारा किया और धीरे धीरे समझाया। यह विनाशकारी लाइटनिंग पाम है, जो एक निम्न स्तरीय स्काई ग्रेड बैटल तकनीक है। यदि आप इस तकनीक का उपयोग करके अपनी हथेली से प्रतिद्वंद्वी के शरीर को मारने का प्रबंधन करते हैं तो यह विनाशकारी प्रभाव पैदा कर सकता है। वे खेदजनक स्थिति में होंगे क्योंकि उनके आंतरिक अंगों को लक्षित स्थान पर तला जाएगा। विवरण सुनकर उसने अपना सिर हिलाया। और यह यहाँ है। खांसी, साइलेंट फूटने वाली उंगली, एक निम्न स्तरीय स्काई ग्रेड बैटल तकनीक भी। इस तकनीक को प्रशिक्षित करना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो अविश्वसनीय भेदी शक्ति के साथ विस्फोट करने के लिए आपकी उंगली में आपके सभी बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन ताकत को केंद्रित करती है। यह तकनीक छाया में चुपचाप किसी को मारने के लिए उपयोगी है। यह सुनकर एलिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कल्पना की कि उसकी उंगली एक व्यक्ति की छाती में घुस रही है। उसने खुद को वहीं रोने से रोक लिया और किसी तरह शांत हो गई। डेविस ने देखा कि उसके साथ कुछ गलत था, लेकिन उसने वैसे भी जारी रखा। उसे अपने नए दोस्त एलिया की जरूरत थी, एक मजबूत व्यक्ति बनने के लिए अगर वह उसके साथ रहने जा रही थी। यह अंतिम है, जिसे थंडर क्लाउड मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। यह सबसे तेज आंदोलन तकनीक है जो वर्तमान में हमारे साम्राज्य के पास है। यह एक मध्यस्तरीय स्काई ग्रेड आंदोलन तकनीक है। यह एक छोटी सी ध्वनि पैदा करता है जो उपयोग किए जाने पर गड़गड़ाहट की ताली की तरह गूंजता है। इस तकनीक का उपयोग करते समय आप जो पहला कदम उठाते हैं वह एक विस्फोटक कदम है, जिसका उपयोग आप 5वें चरण में भी लोगों के अंधे स्थान तक जल्दी से पहुंचने के लिए कर सकते हैं। इतना शक्तिशाली। एलिया हैरान रह गई। यहाँ तक कि निचले ग्रेड की युद्ध तकनीकों में भी कमोबेश एक ही विवरण था, लेकिन प्रदर्शित शक्ति स्पष्ट रूप से अलग होगी। जब विलुप्त होने के बिजली निर्णय की पहली परत के साथ समन्वय में उपयोग किया जाता है तो यह एक क्षमता दिखाता है जो पीक लेवल स्काई ग्रेड तकनीक के बराबर है, या इसलिए मैंने सुना है। डेविस ने अपने होठों को उदासीन तरीके से पर्स किया। अध्याय 42 घर्षण। अध्याय 42 घर्षण। डेविस ने पहले कुछ युद्ध तकनीक सीखी, कुछ जो उनकी सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन का भी उपयोग करती है। सिवाय इसके कि उन्हें युद्ध तकनीक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सहायक तकनीक, जिसे कुछ क्षेत्रों में आत्मा तकनीक या कला भी कहा जाता है। उनके द्वारा चुनी गई आत्मा तकनीकों को डार्क सीलिंग कफन कला, आत्मा दमन कला, पवित्र चिन्ह कला और अपवित्र ब्रांड कला के रूप में जाना जाता था। डार्क सीलिंग कफन 8 एक लो लेवल स्काई ग्रेड सोल तकनीक है। इसका उपयोग आत्मा बल का उपयोग करके किसी व्यक्ति की उपस्थिति, ऊर्जा और आत्मा आभा को छिपाने के लिए किया जाता है। आत्मा बल थकावट न्यूनतम है, खासकर रात में क्योंकि यह अंधेरा है। डेविस केवल इस समर्थन तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होता यदि उसने एक अंधेरे जिम्मेदार सोल कल्टीवेशन विधि में खेती की होती, लेकिन सौभाग्य से उसके पास अपनी डेट बुक थी जो एक अद्वितीय अंधेरे और बुराई जैसी ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, जो वास्तव में तकनीक के साथ संगत है। उन्होंने इसे तब सीखा जब उन्होंने इसका अभ्यास करने की कोशिश की। सोल सप्रेशन 8 एक पीक लेवल अर्थ ग्रेड तकनीक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह लक्ष्य की आत्मा को दबा देता है, जिससे लक्ष्य को भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। यदि सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन में लक्ष्य उपयोगकर्ता की तुलना में कमजोर है तो लक्ष्य कम से कम सिद्धांत रूप में कोई भी आंदोलन करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन अगर लक्ष्य उपयोगकर्ता की तुलना में मजबूत है तो तकनीक लक्ष्य के खेती के स्तर के आधार पर दमन प्रभाव प्रदान करेगी। जब डेविस को ये दो समर्थन तकनीकें सेक्रेड मार्क 8 और अनहोली ब्रांड 8 मिली तो वह चौंक गए। ये दो कलाएं आत्मा तकनीक थी जिनका उपयोग किसी व्यक्ति की आत्मा को ब्रांड करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उस व्यक्ति को आत्मा गुलाम बनाया जा सकता है। भले ही सेक्रेड मार्क 8 नाम धार्मिक लग रहा था, लेकिन यह अपवित्र ब्रांड कला से अलग नहीं था। इन दो युद्ध तकनीकों, जिन्हें सोल तकनीक भी कहा जाता है, को एक व्यक्ति को प्रकाश जिम्मेदार या अंधेरे जिम्मेदार सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल की खेती करने की आवश्यकता थी। डेविस ने दोनों में प्रशिक्षित होने का फैसला किया क्योंकि उनके पास अपने सेक्रेड ल्यूमिनेंस मिस्ट सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल और डेट बुक से प्रकाश और अंधेरे दोनों गुण थे, साथ ही साथ विभिन्न कारणों से, जैसे कि अपने विरोधियों को दूर फेंकने में सक्षम होना क्योंकि इसमें केवल कुछ समय लगता था। कई अन्य युद्ध तकनीकें भी हैं, लेकिन एक बार जब आप इन सभी को अपने आप सीख लेते हैं, भले ही आप अन्य तकनीकों को सीख लें, इसका ज्यादा उपयोग नहीं हो सकता है क्योंकि ये हमारे पास कुछ शीर्ष युद्ध तकनीकें हैं। तो जब आप मेरे अध्ययन में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? गुप्त रूप से इसका अभ्यास करें। अब इन युद्ध तकनीकों को याद रखें। मैं यहाँ कुछ और उपयोगी तकनीकों की तलाश में रहूंगा। क्या यह वास्तव में ठीक है? अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो आप परेशानी का सामना कर रहे होंगे, जबकि मैं संभवतः मर सकता हूँ। एलिया ने अपने दिल में कुछ चिंता के साथ कहा। यह वास्तव में ठीक है। यहाँ तक कि अगर किसी को शिकायत मिलती है तो उसे मेरे इंपीरियल फादर के माध्यम से जाना होगा। हालांकि मेरे इंपीरियल फादर एकमात्र समस्या है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी माँ ज्यादा झगड़ा नहीं करेगी। खैर, मैं उस समय इसे संभाल लूंगा। डेविस ने सहज रूप से जवाब दिया। क्या वह सोच रहा है कि वह साम्राज्य में हर किसी से ऊपर है? एलिया हक्का बक्का रह गया। हालांकि वह डेविस के प्रति वास्तव में खुश और आभारी थी, वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं सकी कि अगर वह एक बेवकूफ था, लेकिन दूसरे विचार पर वह जानती थी कि वह एक बेवकूफ के बजाय चतुर था।
डेविस को अगर पता होता कि वह अभी क्या सोच रही है तो वह खून बहाएगा। चुपचाप युद्ध तकनीकों पर प्रगति करते हुए वे कुछ घंटों के लिए रॉयल लाइब्रेरी में रहे। डेविस ने कई विविध युद्ध तकनीकों को देखा। उन्होंने उनमें से कुछ को पसंद किया और बाद में उनमें प्रशिक्षण के लिए याद किया। उदाहरण के लिए परिवार अक्षम करने वाली हथेली, जिसका उद्देश्य किसी के गुर्दे पर है। यह अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की अपने सदस्य का उपयोग करने की क्षमता को बर्बाद कर देता है और इसे बेकार कर देता है। तकनीक का सटीक उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा यह केवल लक्ष्य के गुर्दे को नुकसान पहुंचाएगा और सदस्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक अन्य तकनीक को मेरिडियन ट्रिपलिंग पाम कहा जाता है, जो लक्ष्य की सार इकट्ठा करने की खेती को अपंग कर देता है यदि कोई मेरिडियन को सफलतापूर्वक अलग कर सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि उच्च स्तर पर किसी के लिए यह बेकार है। डेविस को दिलचस्पी हो गई क्योंकि उसने अपने पिता पर फैमिली डिसेबल पाम का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन चिंतन के एक पल के बाद उसने सोचा कि यह उसकी मां के लिए बहुत क्रूर था, इसलिए उसने अपने बुरे विचार को छोड़ दिया। अंत में उन्होंने इन तकनीकों को सीखने का फैसला किया क्योंकि वे इस दुनिया में काफी उपयोगी हो सकते हैं। जैसे ही उसने इन युद्ध तकनीकों को याद करना समाप्त कर दिया, वह एलिया की तलाश में चला गया। जैसे ही उसने एलिया को देखा, वह आश्चर्यचकित खड़ा था। भाई ने तुम्हें यहाँ सीखने के लिए कहा, तुम कहते हो? एक मनमोहक आवाज गूंज उठी। लगभग 5 साल के एक छोटे बच्चे ने ठंडी नजर से सवाल किया। हाँ, प्रिंस डेविस ने मुझे इन युद्ध तकनीकों को सीखने के लिए कहा, जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुशंसित किया। एलिया ने डेविस के आने की प्रतीक्षा में बाएं और दाएं देखा। एक बार जब उसने उसे देखा तो वह चिल्लाया, प्रिंस डेविस, भाई। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। डेविस हंसे, हाँ, क्लारा, मैं बस आपसे मिलने वाला था। ओह, तुम 1 सप्ताह से मुझसे मिलने नहीं आए थे? क्लारा ने जवाब दिया। मैं कैसे कर सकता था? क्या माँ आपको 1 सप्ताह के लिए रॉयल कैपिटल के चारों ओर घूमने के लिए नहीं ले गई? हाँ, क्लारा का चेहरा चमक उठा। उस घटना के बाद क्लारा और उसके माता पिता के बीच संबंध फिर से सामान्य हो गए क्योंकि वे उसे एक यात्रा के लिए बाहर लाए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें बाहर लाने का सही कारण क्लारा को डेविस की सजा के बारे में पता नहीं चलने देना था, अन्यथा चीजें फिर से उनके बीच अजीब हो जाएंगी। डेविस ने क्लारा से भी इसका उल्लेख नहीं किया क्योंकि उनके पास अपनी माँ क्लेयर के साथ एक मौन समझ थी। वह समस्याएं भी पैदा नहीं करना चाहता था। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपनी निजी नौकरानी एलिया से मिलवाता हूँ। डेविस ने उसके सिर को थपथपाया। एलिया, यह पहली राजकुमारी है, क्लारा लोरेट, मेरी छोटी बहन। एलिया पहली राजकुमारी को अपना सम्मान देती है। वह शालीनता से झुक गई और मुस्कुराई। निजी नौकरानी? कोई आश्चर्य नहीं कि वह कहेगी कि आपने उसे यहाँ सीखने के लिए कहा था। क्लारा ने समझ में सिर हिलाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक नौकरानी हमारी स्काई ग्रेड बैटल तकनीक सीख सकती है। कैसल लाइब्रेरी में कदम रखना तो दूर की बात है। और जिस तरह से वह आपको प्रिंस डेविस कहती है, यह लगभग ऐसा है जैसे वह अभिनय कर रही है। क्लारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और एलिया को एक बाज की तरह घूरने लगी जो अपने शिकार को देख रहा था। एलिया की मुस्कान जम गई। 1 सेकंड बाद उसने मदद के लिए डेविस को देखा। ऐसी सटीकता! मेरी छोटी बहन की हालत डरावनी है, डेविस ने जवाब दिया। उसने केवल एक बार उसे कहते हुए सुना, लेकिन इसमें छल देखने में कामयाब रही। हाँ, यह मेरी बहन है। ईमानदारी से कहूं तो आप में जासूस बनने की क्षमता है, लेकिन मैं अभी इस बारे में बात नहीं करूंगा। आप देखते हैं, एलिया मेरी दोस्त है और वह मुझे डेविस कहती है। एक दोस्त? नौकरानी नहीं? क्लारा उलझन में पड़ गई। डेविस ने खांसी, दोनों? क्या? पहला कौन सा है? क्लारा ने एलिया की तरफ देखा और गुस्से से पूछा। ओह, मैं एक नौकरानी हूँ, फिर एक दोस्त। एलिया ने सच्चाई से जवाब दिया। उसे कोई पता नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि उसे इस व्यक्ति से झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि डेविस ईमानदार लग रहा था। भाई, उसने तुम्हें बहकाया? क्लारा चिल्लाई क्योंकि वह डेविस के सामने खड़ी थी और उसे एलिया से रोक दिया। है ना? क्या यह विपरीत नहीं है? डेविस के चेहरे पर रोने के दौरान एलिया अंदर से रोई। यह एक सिरदर्द होने जा रहा है। उसने सोचा, अरे क्लारा, यह मैं था जिसने एलिया को मुझे डेविस बुलाने के लिए कहा था। मैं चाहता था कि वह मेरी दोस्त बन जाए। आप देखते हैं, उन्होंने कहा, एक रॉयल्टी नौकरानी से दोस्ती करने के लिए खुद को कैसे नीचा दिखा सकती है। भाई, यह घटिया और शर्मनाक है। क्लारा ने पीछे देखा और उग्र रूप से चिल्लाया, हालांकि यह अभी भी मनमोहक लग रहा था। एलिया ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। अंत में उसकी आधिकारिक पहचान अभी भी एक नौकरानी थी। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। एक निजी नौकरानी के रूप में मेरा जीवन समाप्त होने जा रहा है, शायद मेरा जीवन भी। एलिया ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ सोचा, डर था कि उसे अब छोड़ दिया जाएगा क्योंकि रहस्य बाहर था। अध्याय 43, मौका। डेविस छोटी क्लारा के चिल्लाने से नाराज नहीं हो सका क्योंकि यह पूरी तरह से प्यारा और उचित लग रहा था। खैर, वह उसे दोष नहीं दे सकता था क्योंकि वह समझ गया था कि वह सिर्फ अपनी माँ के साथ थी क्योंकि वह इंपीरियल कैपिटल के चारों ओर घूम रही थी, शायद आम लोगों को जल्दी से देख रही थी। ऐसा लगता है कि मेरे पास भविष्य में उसे सिखाने के लिए बहुत कुछ है। क्लारा, वह उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाया। आप खुद को कैसे समझाएंगे, भाई? क्लारा ने अपने चेहरे पर एक उत्तेजित भाव के साथ पूछा, यह महसूस करते हुए कि वह सही थी। आप कहते हैं कि रॉयल्टी को नौकरानी के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए? तो आपको क्या लगता है कि रॉयल्टी क्या है? डेविस ने शांति से पूछा। मैं मुझसे वापस सवाल मत करो। मुझे पता है कि मैं सही में हूँ। क्लारा ने भौहें सिकोड़ी, उसके दिल में बेचैनी की भावना भर गई। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूँ? जिस तरह से उसके भाई ने कहा उसने उसे ऐसा महसूस कराया। बस जवाब दो। डेविस ने उसे अधीनता में चकाचौंध करते हुए भौहें सिकोड़ी। ओह, रॉयल्टी उच्च रक्त और अपार शक्ति की होती है। आम आदमी और यहाँ तक कि रईस भी हैसियत और ताकत के मामले में हमसे काफी नीचे हैं। क्लारा ने धीरे से जवाब दिया क्योंकि उसने पहले कभी अपने भाई के इस पक्ष को नहीं देखा। वह थोड़ा चिंतित हो गया। तो क्या आप हमारे प्रकार की स्थिति के बिना किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अपने आप को उच्च और अधिक अभिमानी मानते हैं? वह चुपचाप सिर हिलाने से पहले चुप रही। तो मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। डेविस ने अपना सिर हिलाया। क्लारा ने सब कुछ शाब्दिक रूप से पुस्तक में ले लिया, इसलिए जब तक कोई उसे नहीं समझाता तब तक उसे कोई दोष नहीं दिया गया।
आपको लगता है कि निचले दर्जे का दोस्त बनाना आपकी गरिमा के नीचे है? उसने फिर से सिर हिलाया। गहरी सांस। क्लारा, क्या होगा अगर मैं कहूं कि 1 अरब से अधिक लोग हैं जो हमसे अधिक मजबूत हैं, हमारे मुकाबले अधिक शक्तिशाली रक्तरेखा है, लेकिन अभी भी आम लोगों के रूप में गिने जाते हैं? क्या इस बार क्लारा और एलिया दोनों आश्चर्यचकित थे? यह कैसे पता भाई? क्लारा ने अपना सिर हिलाया, इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों ने कहा कि असंभव सच था। वह सोचने से पहले रुक गया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि यह एक ज़ियानत्सिया उपन्यास का सामान्य टेम्पलेट है। क्या मैं कर सकता हूं? डेविस ने गहराई से जवाब दिया, हमेशा एक व्यक्ति होता है, एक चोटी के ऊपर एक चोटी, स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग। उन्होंने कहा, जहां तक हम जानते हैं, हमारा महाद्वीप सील है। इसलिए भले ही हमारे पास कई संसाधन है, लेकिन यह शायद बाहरी दुनिया में कचरे के समान है। एलिया और क्लारा ने अपने मुंह से एक ओ आकार बनाया, जो इस बात का प्रतीक था कि वे चरम तक गूंगा थे। तो क्लारा, क्या आप अभी भी खुद को रॉयल्टी का महसूस करते हैं? यह जानने के बाद भी कि अरबों आम किसान हैं, जो इस अनजान दुनिया में हमसे ज्यादा मजबूत हैं? डेविस ने उसे एक तेज नजर से देखा। क्लारा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। तो आपको क्या लगता है कि एक दोस्त चुनने के लिए मानदंड क्या है? अगर हमारे बीच संगतता अधिक है, तो हम दोस्त हो सकते हैं। आपको याद है कि मैंने अतीत में क्या सिखाया था? बहुत अच्छा। फिर एलिया और मेरे पास अच्छी संगतता है। क्या अब आपको लगता है कि हम दोस्त हो सकते हैं, भले ही मैं रॉयल्टी का हूं और वह सामान्य स्थिति की है? क्लारा ने अपने भाई की ओर अपनी नजर घुमाने से पहले एलिया को देखा। उसने फिर सिर हिलाया। एलिया अंदर से हैरान हो गई। उसने निष्कर्ष निकाला कि डेविस किसी तरह अपनी छोटी बहन का ब्रेन वॉश करने में कामयाब रहा था। बिल्कुल सही। फिर आप एलिया के साथ भी दोस्त बन सकते हैं, है ना? दोस्तों? क्लारा ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उसने सोचा, मेरा पहला दोस्त। हाँ, हम उसके साथ दोस्त हो सकते हैं, और हम दोनों के पास एक ही पहला दोस्त होगा। डेविस खुशी से चिल्लाया, उसे एक बच्चे की तरह एलिया के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जहां तक वह जानता था, हंसमुख होना क्लारा के खिलाफ काम करता था। 1 मिनट रुको, किसी तरह यह अलग लगता है। मुझे लगता है कि मैं किसी अन्य तरीके से एक बच्चे को धोखा दे रहा हूँ। मैं कोई लोलिकॉन नहीं हूँ। डेविस मन ही मन चिल्लाया। वही पहला दोस्त। क्लारा की आंखें चमक उठीं। वह अपने शांत स्वभाव में लौट आई और कहा, जैसे कि यह वास्तव में एक मामला था, चलो हम दोस्त बने, एलिया। एलिया के चेहरे पर एक असहाय भाव था, क्योंकि वह मदद के लिए डेविस को देख रही थी। डेविस ने बस आंख मारी और अनजाने में अपना सिर हिलाया। एलिया ने अर्थ समझा और आह भरी। अरे हाँ क्लारा। एलिया अनिच्छा से मुस्कुराई। तुमने मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे की? फिर से नहीं। डेविस ने चेहरे को झुका दिया, जबकि एलिया एक मूर्ति की तरह जम गई। किसी तरह डेविस दोस्तों के बीच सामान को समझाने में कामयाब रहे। आखिरकार उन्हें दोस्त बनाने में बहुत समय लगा। आखिरकार रात आ ही गई। वह थक गया और अपने कमरे में लौटने का फैसला किया, जो अध्ययन के अलावा कोई और नहीं था। कुछ मिनटों के बाद डेविस। क्लेयर की आवाज कमरे के बाहर सुनी जा सकती थी। माँ, अंदर आओ। क्लेयर ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, क्योंकि उसने अपने सुनहरे बालों के माध्यम से अपनी उंगलियां चलाई। क्या बात है माँ? क्या आप आखिरकार मुझे सांत्वना देने के लिए यहाँ हैं? डेविस ने अपनी भौहें उठाई जब उसे याद आया कि उसने उसे कैसे पीटा था। गहरी सांस। क्लेयर ने आह भरी, मुझे वास्तव में खेद है कि उसने आपको पीटने दिया। फिर भी आप अभी भी इसके लायक है। वाह। डेविस ने अपने दिल को भाले से छेद दिया। हालांकि यह कारण नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। ओह, मैं अब और नहीं सुन रहा हूँ। डेविस ने अपना सिर घुमाते हुए कहा, अभिनय खराब हो गया। क्लेयर ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारी माँ को वास्तव में खेद है। मैं माफी मांगा हूँ, ठीक है। उसने उसके चेहरे को दबाया और उसके गालों पर चूमा। डेविस मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं सुनूंगा। क्लेयर वापस मुस्कुराया, आपके पिता कुछ दिनों में कुछ व्यवसाय के लिए रॉयल कैपिटल से बाहर जा रहे हैं। मैंने सुना है कि यह अल्फ्रेड साम्राज्य में एक नए राजा की ताजपोशी के लिए था। आमतौर पर एक सम्राट को केवल एक राज्य के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, लेकिन चूंकि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में था और हमने युद्ध के दौरान उन्हें निराश किया था, इसलिए उसे उन्हें कम से कम कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। मैं देख रहा हूँ। हमारे पिता कितने दिन चले जाएंगे? मुझे पता है, यह 1 महीने से 3 तक हो सकता है। क्लेयर ने कंधे उचकाए। यह मेरे लिए रॉयल कैसल से बाहर निकलने का सही मौका हो सकता है। डेविस ने उत्साह से सोचा, लेकिन सतह पर उसकी शांत अभिव्यक्ति थी। एमएचएम, उसने हाँ में सिर हिलाया। कुछ और? डेविस ने जोड़ा। क्लेयर ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। डेविस ने अपना सिर हिलाया और प्रतिबिंबित किया, हाँ, सार्वजनिक रूप से उससे बात करना मुश्किल है। अगर मैं उससे अकेले में बात नहीं करूंगा तो उससे सही जवाब पाना काफी मुश्किल होगा। इस तरह का तर्क देते हुए उन्होंने सड़कों को छोड़ दिया और कॉल्डन फैमिली मनोर की ओर अपना रास्ता बना लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वह इस समय कॉल्डन पिल स्टोर में उसे नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि अगर वह कॉल्डन पिल स्टोर में अपना रास्ता बनाता है, तो वह जानता था कि वह पकड़ा जाएगा, क्योंकि वह एक गठन को ट्रिगर करेगा या संभवतः एक विशेषज्ञ द्वारा पकड़ा जाएगा, जबकि वह चुपके से कॉल्डन एम्पोरियम में प्रवेश करता है। वह कॉल्डन फैमिली मनोर पहुंचे और उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखी। यह एक चीनी शैली के जागीर की तरह लग रहा था। उन्होंने कमोबेश अनुमान लगाया कि यह ऐसा होगा क्योंकि एवलिन ने च्योंगसम पहना था। मैं आया था, लेकिन अब मैं उसे कैसे बता सकता हूँ कि मैं यहाँ हूँ? उसे कोई पता नहीं था, इसलिए उसने जागीर का चक्कर लगाया, इस उम्मीद में कि वह उसे खिड़की या किसी चीज के माध्यम से देख सके। उन्होंने अपनी सोल सेंस का उपयोग नहीं किया, डर था कि उन्हें पास के एक विशेषज्ञ द्वारा पता लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि गार्ड नियमित रूप से आंगन और बाहरी सड़कों पर गश्त करते थे, जिससे उनके लिए जागीर में प्रवेश करना भी मुश्किल हो जाता था। आखिरकार यह कोई और नहीं बल्कि कॉल्डन फैमिली मनोर, एक नोबल फैमिली मैनर था। वह चारों ओर गया और लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन अभी भी पता नहीं चला या अनुमान नहीं लगा सका कि वह किस कमरे में थी। डेविस ने हताशा में अपनी आंखें बंद कर ली, यह महसूस करते हुए कि वह आज उससे नहीं मिल पाएगा, कम से कम एक सोची समझी योजना के बिना नहीं, क्योंकि वह संभवतः पकड़ा नहीं जा सकता था। अन्यथा वह सिर्फ अपने शाही परिवार को अपमानित कर रहा होगा। उसने बस आह भरी और वहां से चला गया।
जैसे ही वह चला गया, एक सुंदर अकेला सिलहुट खिड़की से बाहर देखा जा सकता था और वह नजर विशाल रॉयल कैसल की ओर थी। खिड़की बंद करने से पहले उस सिलहुट से एक आह निकल गई। डेविस अपना सिर नीचे करके सड़कों पर घूम रहा था, सोच रहा था कि वह एक गली में प्रवेश करते ही अपने दिन का आनंद लेने के लिए और क्या कर सकता है। फिर भी ठीक है, बाहर आने की परवाह है। उन्हें एक अस्पष्ट भावना थी कि इंपीरियल कैसल छोड़ने के ठीक बाद उनका पीछा किया जा रहा था, लेकिन फिर उन्होंने इसे रात के दौरान अपनी असुरक्षा के रूप में लिया। लेकिन जब वह कॉल्डन फैमिली मनोर का चक्कर लगा रहा था तो यह भावना लगातार मजबूत होती जा रही थी। एक पल की चुप्पी के बाद भयानक हंसी का एक विस्फोट सुनाई दिया। आप निश्चित रूप से समझदार हैं, लेकिन आप किसी भी संरचना को ट्रिगर किए बिना इंपीरियल कैसल से बाहर कैसे निकल गए, भाई? क्या आप एक विशेषज्ञ हत्यारे हैं? गली में दो सिलहुट दिखाई दिए, दोनों काले वस्त्र पहने हुए थे। हो सकता है तुम दोनों कौन हो? डेविस मुस्कुराया क्योंकि उसने चुपके से उन पर अपनी सोल सेंस का इस्तेमाल किया, लेकिन वह चौंक गया, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हम? मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपकी आवाज अब बहुत युवा है कि मैं इसे फिर से सुनता हूँ। हाँ, तुम ऐसे नहीं हो सकते। आपको हमारे जैसे साथी हत्यारों की जांच नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इस क्षेत्र में टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने खुलेआम अपने हथियार निकाले और आक्रामक पोज के साथ उन्हें लहराया। अब भाई, हम इस मामले को छोड़ सकते हैं यदि आप हमें इंपीरियल कैसल के गठन को बाईपास करने की विधि देने का वादा करते हैं। तुम्हारी क्या राय है? अच्छा सौदा है ना? डेविस जानता था कि वे ऐसा क्यों पूछेंगे, क्योंकि वे बुलशटिटिंग बंद करो, केस फानवेन और कूपर हॉकवुड। क्या आप रिपोर्ट करना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता था। डेविस अंदर से मुस्कुराया, जबकि उसकी अभिव्यक्ति सहज थी। दोनों सिलहुट चुप हो गए क्योंकि वे अभी गूंगा थे। ये दोनों ठीक दो नोबल परिवार के प्रमुख थे जिन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और किसी तरह विद्रोहियों के शुद्धिकरण से बचने में कामयाब रहे। ब्राट, मुझे नहीं पता कि आप हमारी पहचान कैसे खोजने में कामयाब रहे। HMPH, हम अब अपनी छुट्टी ले लेंगे। केस फानवेन पीछे हट गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस साथी के खिलाफ जाना बुद्धिमानी नहीं थी जो भेष धारण करने पर भी उनके माध्यम से देख सकते थे। और आपको क्या लगता है कि आप दोनों कचरा कहाँ जा रहे हैं? बहुत दूर मत जाओ। वे दोनों चिल्लाए क्योंकि वे उसे वापस देखने के लिए मुड़े। डेविस ने अपने डार्क सीलिंग कफन आर्ट को निष्क्रिय करते हुए अपना हुड हटा दिया। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वह उन्हें तुच्छ दृष्टि से देख रहा था। तुम, आप पहले राजकुमार हैं। यह कैसे हो सकता है? केस फानवेन ने कहा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस उम्र में पहला राजकुमार इतना शक्तिशाली होगा। कूपर हॉकवुड की आंखें चौड़ी हो गई थी, जबकि उत्तेजना की एक हल्की भावना अचानक उसके दिल में बह गई, जिससे वह उत्साहित महसूस कर रहा था। सौभाग्य से वह इतना मूर्ख था कि इतनी जल्दी खुद को मार डाला। फिर वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि वे पागलों की तरह हंस रहे थे। हाँ। अध्याय 45, गद्दारों का अंत। दिल की धड़कन के भीतर केस फानवेन और कूपर हॉकवुड ने तुरंत उसे दोनों तरफ से घेर लिया। आत्मसमर्पण करें यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, केस फानवेन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें डेविस को सांप की तरह देख रही थी, जो उसकी गर्दन पर अपने दांत डुबोने के लिए तैयार था। या फिर आप अपने जीवन को अलविदा कह सकते हैं। कूपर हॉकवुड ने अपने चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान के साथ धमकी देना जारी रखा। हालांकि वह एक पागल कुत्ते की तरह लग रहा था। यह देखा जा सकता है कि वे बेताब थे कि डेविस मदद नहीं कर सकता था लेकिन लाभ उठाना चाहता था। बकवास है। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ मेरे पिता को मार डालो। डेविस अपना सिर हिलाते हुए हंसे, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि वह एक अभिमानी युवा मास्टर था। ओह, हम समय पर ऐसा करेंगे। दुर्भाग्य से आपके लिए उन्होंने आज इंपीरियल कैपिटल छोड़ दिया। केस फानवेन हंसने लगा। उन्होंने बदला लेने का अवसर पेश करने के लिए बेवकूफ राजकुमार को अंदर से धन्यवाद दिया। और आप इसके लिए एकदम सही चाला है, हे। कूपर हॉकवुड जोर से हंसे। अब जल्दी मत करो, हमारे पास बात करने के लिए दुनिया में हर समय है। डेविस ने जब ऐसा कहा तो उनका चेहरा कड़ा था और उन्होंने एक कदम पीछे भी खींच लिया। HMPH सुदृढ़ीकरण के लिए देरी करने की कोशिश कर रहा है। हम पर काम नहीं करेगा, ब्राट। नहीं, वास्तव में मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि आपके विश्वासघात के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। वे अचानक चुप हो गए। मुझे पता था तुम्हारे पीछे कोई था, गद्दार, डेविस ने कहा जैसे कि उसे अभी सच्चाई का पता चला है। तो क्या? हमें परवाह भी नहीं है अगर आपको पता चलता है, केस फानवेन ने उदासीन अभिव्यक्ति के साथ कहा। तो क्या होगा अगर एक बच्चा इसका अनुमान लगा सकता है? यह वैसे भी छिपाने लायक नहीं था, या इसलिए उसने सोचा अगर आपको पता भी चल जाए तो क्या फायदा, तुम हमसे बच भी नहीं पाओगे। कूपर हॉकवुड ने मजाक किया। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपना कदम उठाया। कूपर हॉकवुड, जो डेविस के पीछे था, अविश्वसनीय गति से उस पर दौड़ा। डेविस बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने केवल शांति से पीठ की ओर देखा। HMPH कमजोर और धीमा, केवल संसाधनों को दूर करने के लिए उपयोगी। कूपर हॉकवुड ने सोचा कि छोटा राजकुमार डर में जम गया। जैसे ही वह राजकुमार को दुखी करने के लिए अपनी लोहे की तलवार से गंभीर रूप से घायल करने जा रहा था, वह अचानक गिर गया और जमीन पर गिरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कूपर हॉकवुड तुरंत मर जाता है। डेविस ने लगभग तुरंत लिखने के लिए अपनी आत्मा का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने कूपर हॉकवुड को अपना कदम उठाते हुए देखा। वाह, मुझे वास्तव में खुशी है कि मैं पीक लेवल इन्फेंट सोल स्टेज को हासिल करने में कामयाब रहा, या आप दोनों को मारना मेरे लिए काफी समस्याग्रस्त होगा। डेविस ने अपने दूसरे प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए आह भरी, जो अविश्वास में वापस सिकुड़ गया। तुम, आप कौन है? आप पहले राजकुमार नहीं है। केस फानवेन ने डर के मारे अपना हथियार गिरा दिया। यह सुनकर डेविस चिल्लाया, बेवकूफ। उन्होंने कहा, अब क्या आप सच उगल देंगे? या? केस फानवेन पीछे मुड़ा और तुरंत जवाब दिए बिना भागने की कोशिश की। उन्होंने अपना हथियार उठाने की कोशिश भी नहीं की। यह दर्शाता है कि यह उनके प्रतिद्वंद्वी के गार्ड को कम करने के उद्देश्य से किया गया था। ओह कायर। डेविस अभी भी उस पर अपनी नई प्रशिक्षित शक्तियों को आजमाना चाहता था, भले ही वह जानता था कि वह इसके साथ नहीं जीत सकता था। वह उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने से पहले सिर्फ अपने वर्तमान कौशल को जानना चाहता था। लेकिन उन्होंने अपना मन बदल दिया जब उन्होंने पुष्टि की कि विद्रोह के साथ कुछ अजीब था। केस फानवेन तुरंत मेरे नासमझ गुलाम में बदल जाता है।
मर जाता है जब वह मेरी आवाज सुनता है, मर जाओ, केस फानवेन का आदेश दे। जैसे ही केस फानवेन ने उड़ने की कोशिश की, वह हवा में रुक गया। उसने अपनी पीठ को सीधा किया क्योंकि उसकी आंखें आत्माहीन हो गई थी। वह पीछे मुड़ा और चारों चौकों पर जमीन पर गिर गया। स्लेव केस फानवेन मास्टर को बधाई देता है। ऐसा लगता है कि कोई भी मौत की किताब की पकड़ से बच नहीं सकता जब तक कि यह मेरी सीमा के भीतर है। डेविस ने देखा कि केस फानवेन वास्तव में एक गुलाम की तरह काम करता है। हालांकि उसे पता नहीं था कि डेट बुक केस फानवेन को कब तक जीवित रखेगी, लेकिन अगर यह सीमा तक पहुंच गई तो यह तुरंत उसे वैसे भी मार देगी, इसलिए वह चिंतित नहीं था। विद्रोह के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? डेविस ने अपना समय बर्बाद किए बिना पूछा। यह सम्राट ट्राइटर था। डेविस की नीलम आंखें हत्या के इरादे से चमक उठी। तो यह वह कीड़ा था। अब युद्ध वास्तव में समझ में आता है। उन्होंने हमारे साम्राज्य को क्यों निशाना बनाया? लोरेट साम्राज्य। यह अपने शांतिपूर्ण स्वभाव और ग्रैंड सी महाद्वीप में शक्तिशाली स्थिति के साथ धन से भरा हुआ है, जिसमें पिछले सम्राट शीर्ष पर थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन देखता है, यह ग्रैंड सागर महाद्वीप में साम्राज्यों के लिए पाई का एक बड़ा टुकड़ा होगा। आप सभी ने सम्राट ट्राइटर को क्या दोष दिया? डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने हमसे वादा किया था कि हॉकवुड परिवार या हम इस साम्राज्य के शाही परिवार के रूप में उसके समर्थन से सफल होंगे जब हम शाही परिवार के सभी सदस्यों को सफलतापूर्वक मार देंगे। अन्य महान परिवारों को हमने कई अन्य कारणों से विद्रोह के लिए धोखा दिया था। उनके सभी जवाब एक स्वचालित आवाज की तरह थे, जो एक गुड़िया की तरह सवाल का जवाब दे रहे थे। निश्चित रूप से नासमझ। डेविस ने आह भरते हुए सोचा, सम्राट ट्राइटर को मारना मेरे पिता का काम होना चाहिए। अफसोस की बात है, मेरे पास अब इस आदमी के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। डेविस ने तुरंत उसे मारने के बारे में सोचा, लेकिन वह हिचकिचाया। हम 1 मिनट इंतजार करो। क्या उन्होंने हत्यारे या किसी और चीज के बारे में कुछ नहीं कहा? एक पल के लिए विचार करते हुए उसने पूछा, आप एक हत्यारा बन गए? हाँ, मैं हत्यारा बन गया हूँ। क्यों और कब? विद्रोह हारने के बाद हमने सम्राट ट्राइटर से समर्थन खो दिया, इसलिए मेरे पास सम्राट ट्राइटर और सम्राट लोरेट दोनों के खिलाफ अपना बदला लेने के लिए हत्यारा बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, प्रयत्न साध्य। और फिर आप दोनों हत्यारे कैसे बन गए? हम एक हत्यारा बनने के लिए डार्क अर्थ संगठन में शामिल हो गए। टीच। डेविस अपने एकल दिमाग वाले उत्तरों से उत्तेजित हो गया। क्या यह आदमी विस्तार से जवाब नहीं दे सकता? याद करने से पहले उसने बेझिझक सोचा, ठीक है, मैं भूल गया, वह नासमझ है। जरा रुको, एक हत्यारा होने के नाते क्या यह मेरे लिए आत्माओं को परिष्कृत करने के लिए इकट्ठा करने का एक आदर्श अवसर नहीं है? है। डेविस की आंखें एक अवसरवादी चमक से चमक रही थी। उत्साहित महसूस करते हुए उन्होंने सवाल करना जारी रखा, डार्क अर्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और कोई इसमें कैसे शामिल होता है? डार्क ऑर्गेनाइजेशन इस महाद्वीप में सबसे मजबूत हत्यारा संगठन है। इसका मुख्यालय ट्राइटर साम्राज्य में स्थित होने की अफवाह है। इसकी शाखाएं पूरे महाद्वीप में हैं। हत्यारा होने के लिए पंजीकरण करने के लिए एक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य बनने के लिए शाखा से एक मिशन पूरा करना होगा। ओह, पूरे महाद्वीप में शाखाएं हैं। क्या यहाँ कोई है? यहाँ एक शाखा है। कहाँ है? वायलेट जॉय हाउस के पीछे भूमिगत का एक प्रवेश द्वार है। यही वह जगह है जहाँ डार्क अर्थ ऑर्गेनाइजेशन की शाखा स्थित है। जॉय हाउस? क्या यह वेश्यालय नहीं है? उसकी आंखें खुल गई। लेकिन यह समझ में आता है क्योंकि स्कर्ट के पीछे छिपना छलावरण का एक साधन भी है। क्या मेरे शाही पिता इस बारे में जानते हैं? डेविस ने हिचकिचाते हुए पूछा। वह जानता है ना? ठीक है। डेविस गूंगा हो गया, लेकिन यह समझ में आया। लगता है कि एक हत्यारे संगठन को अपमानित करना एक गूंगा काम है। सवाल यह है, क्या मुझे अभी इस व्यक्ति को मार देना चाहिए? उसने उसे मारने के खिलाफ फैसला करने से पहले एक पल के लिए फिर से विचार किया। वह लोगान को घर आने के लिए सचेत नहीं करना चाहता था, नहीं वह उनकी लाशों को अपनी स्थानिक अंगूठी में रखना चाहता था ताकि किसी को किसी भी मौके से पता न चले। उसकी लाश को अपनी स्थानिक अंगूठी में स्टोर करे और वायलेट जॉय हाउस के पास 1 महीने के लिए एक विशिष्ट सराय में रहे। हाँ, केस फनवेन कूपर हॉकवुड की लाश को स्टोर करने के लिए आगे बढ़े। और ओह, वायलेट जॉय हाउस फिर से कहाँ है? डेविस ने जब यह पूछा तो उनके पास एक अजीब अभिव्यक्ति थी। केस फनवेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उन्होंने नीरस आवाज के साथ स्थान समझाया और डेविस के आदेश पर छोड़ दिया। डेविस ने हिम्मत नहीं हारी और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना रास्ता बना लिया। इस बार उन्होंने अपने डार्क सीलिंग कफन आर्ट को सक्रिय करते हुए एक छोटे बूढ़े आदमी के रूप में खुद को छिपाया। शब्द वर्णन नहीं कर सकते थे कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ। डेविस ने चारों ओर देखते हुए अपनी लार निगल ली। वह पारदर्शी और ढीले कपड़ों के साथ कई महिलाओं को देख सकता था। वे सभी कम कपड़े पहने हुए थे और इस सड़क पर एक प्रकार का ग्लैमर जोड़ दिया था। विभिन्न प्रकार के प्रकट कपड़ों के साथ विभिन्न प्रकार की महिलाएं। वे सभी अपने चेहरे पर किसी भी दाग या फुंसियों के बिना एक निश्चित सीमा तक सुंदर थे। डेविस को लबादा पहनाया गया था, अन्यथा एक बड़ी उम्र की महिला ने उसे पहले से ही अपने वेश्यालय में प्रवेश करने के लिए बुलाया होगा। क्या वे किसी सौंदर्य तकनीक में प्रशिक्षित हैं? डेविस ने उन महिलाओं को घूरते हुए सोचा। वे सभी कम या ज्यादा सुंदर थे कि उन्हें लगा कि वे अमीर परिवारों से हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने यह सोचकर मुस्कुराते हुए कहा कि यह एक अच्छी बात है कि वह अभी भी किसी कारण से युवावस्था में प्रवेश नहीं कर पाए हैं, शायद उनके बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन के बारे में, अन्यथा उन्हें देखते समय उनके शरीर के निचले हिस्से में वर्तमान में एक निश्चित समस्या होगी। अध्याय 46, एक भर्ती मिशन स्वीकार करना। भयानक माहौल को अनदेखा करते हुए डेविस ने वायलेट जॉय हाउस तक पहुंचने के लिए केस फनवेन के निर्देशों का पालन किया। जब वह उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें जगह से बाहर होने पर बेहद अजीब लगा। उन्होंने उन भावनाओं को एक तरफ धकेल दिया और वायलेट जॉय हाउस की परिक्रमा की। जब उन्होंने वायलेट जॉय हाउस की परिक्रमा की तो वह उन ध्वनियों में से किसी को भी नहीं सुन सके जो सामान्य रूप से इस प्रकार के स्थानों में सुनी जानी चाहिए थी। एक साउंड प्रूफिंग प्रकार गठन, है ना? कितना सुविधाजनक है। इस जगह की और क्या खूबियां थी, यह सोचते हुए वह वायलेट जॉय हाउस के पीछे पहुंचे। एक जर्जर दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। कोई आमतौर पर सोचता है कि यह वह जगह है जहां वे नई महिलाओं को गुलामों के रूप में प्राप्त करेंगे। डेविस आधे टूटे हुए दरवाजे के करीब चला गया क्योंकि उसने किसी भी संरचना की जांच की जो शायद कुछ लोगों को सतर्क कर सकती थी।
यह देखकर कि उसकी दृष्टि में कोई गठन नहीं था, वह निश्चिंत होकर अंदर चला गया। कोई गठन नहीं, लेकिन यह भी समझ में आता है। यह केवल लोगों के संदेह और जिज्ञासा को बढ़ाएगा यदि प्रवेश द्वार पर एक अधिकार था। जैसे ही वह धीरे धीरे अंदर चला गया, उसे एक सुरंग मिली जो एक भूमिगत तहखाने की ओर ले जाती थी। भूमिगत तहखाने में डेविस देख सकता था कि एक काले रंग का आदमी वहां एक कुर्सी पर बैठा था। वह उसके थोड़ा करीब गया और किसी भी संभावित मार्गों के लिए चारों ओर जांच की। दुर्भाग्य से उन्हें कोई मार्ग नहीं मिला, लेकिन केवल एक गठन मिला। फिर उसने चिंतन में अपनी आंखें बंद कर ली। कोई और रास्ता नहीं है। इस चौकी पर केवल एक संतरी को प्रभारी बनाया जाता है। मुझे लगता है कि मैं केवल उसके माध्यम से जा सकता था। डेविस ने आह भरी। अपने अगले कदम का फैसला करने के बाद उन्होंने कर्कश आवाज में बात की, जबकि अभी भी लबादा पहना हुआ था। क्या आप वह हैं जो डार्क अर्थ संगठन के लिए भर्तियों का चयन करने के प्रभारी हैं? कौन? काले लूट वाले व्यक्ति ने यह सुना कि डेविस द्वारा डराए जाने से वह अपनी कुर्सी से गिर गया। डेविस ने तब अपने डार्क सीलिंग कफन आर्ट का उपयोग करना बंद कर दिया, जिससे वह दिखाई देने लगा। काले लूट वाला आदमी अब एक छोटे बूढ़े आदमी की अचानक उपस्थिति को देखने में सक्षम था, जो एक काले वस्त्र में भी पहना हुआ था। ऐसा छिपाना। वरिष्ठ, आप निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ है, जिसकी हमारे डार्क अर्थ संगठन को आवश्यकता है। काले रंग के लुटेरे आदमी ने अपने हाथों को पकड़ा और थोड़ा झुक गया। तो शामिल होने का तरीका क्या है? यह सुनकर काले लुटे हुए आदमी को बेहद खुशी हुई। उन्होंने जल्दबाजी में डार्क अर्थ संगठन में शामिल होने की प्रक्रिया को समझाया। डार्क अर्थ संगठन में शामिल होने के लिए उस व्यक्ति को एक निश्चित व्यक्ति द्वारा सौंपे गए हत्या मिशन को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए, और इस जगह के लिए वह निश्चित व्यक्ति मैं हूँ। यह कहते हुए कि एक एनिमेटेड अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने 3 स्क्रॉल निकाले और डेविस को दिए। उन्होंने कहा, आमतौर पर मैं एक मिशन को पूरा करने के लिए एक भर्ती के लिए केवल एक स्क्रॉल देता हूँ, लेकिन चूंकि सीनियर बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैं 3 स्क्रॉल दे सकता हूँ। वरिष्ठ उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं और शेष 2 स्क्रॉल सौंप सकते हैं। दरअसल यह प्रक्रिया अपने आप में आपके लिए अनावश्यक है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि आप कम से कम पीक लेवल अर्थ ग्रेड हत्यारे के रूप में रैंक करने में सक्षम होंगे, लेकिन नियम है। उन नियमों के बिना उच्च अधिकारी निश्चित रूप से इस संगठन को लंबे समय तक चलाने में सक्षम नहीं होंगे। काले रंग के व्यक्ति ने समझाया कि उसे डर था कि वरिष्ठ गलत समझेंगे कि उसे इस तरह के निम्नस्तरीय मिशन को क्यों दिया जा रहा है। रुको, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस डार्क अर्थ संगठन में शामिल होना चाहता हूँ। डेविस ने हस्तक्षेप किया, जबकि कालेलूट वाले आदमी की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गई। आपका संगठन अपने सदस्यों पर क्या प्रतिबंध लगाता है? यह सुनकर कालालूट वाला आदमी अब समझ गया और मुस्कुराया। हाँ, उस सीनियर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा संगठन अपने पृथ्वी ग्रेड सदस्यों और उससे ऊपर के सदस्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। केवल नश्वर ग्रेड के सदस्य हमारी शाखाओं तक ही सीमित है, जब तक कि वे पृथ्वी ग्रेड रैंक प्राप्त नहीं कर सकते। वरिष्ठ की ताकत के साथ संगठन आपके आंदोलनों और ठिकाने को बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं करेगा। वास्तव में हमारे सदस्य सिर्फ अपने उपनामों या शीर्षकों के साथ खुद को पंजीकृत करते हैं, इसलिए उनकी वास्तविक पहचान डार्क अर्थ संगठन से भी छिपी हुई है, जब तक कि वे इसे प्रकट करने के लिए पर्याप्त बेवकूफ न हो। अच्छा, इससे मैं लोगों की हत्या करते हुए अपनी ताकत जल्दी बढ़ा सकूंगा। डेविस ने अंदर से जश्न मनाते हुए सोचा। ठीक है। डेविस ने 3 स्क्रॉल को देखने के लिए मुड़ा। उसने पहला खोला। मिशन मार्ग की हत्या। प्रकार हत्या। ग्रेड निम्न स्तरीय नश्वर ग्रेड मिशन। मांग विवरण एक व्यक्ति जो इंपीरियल कैपिटल में काइल रेस्तरां के पास एक अनाथालय चलाता है। उनकी खेती पीक लेवल एनर्जी कंडेंसिंग स्टेज पर है। लक्ष्य की छवि। इनाम निम्न स्तरीय नश्वर ग्रेड डार्क संगठन का बैज। मिशन जारीकर्ता अनाम। यह पढ़कर डेविस ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। एक व्यक्ति जो अनाथालय चलाता है, एक निर्दोष। उसने तुरंत उसे बंद कर दिया और अगले को देखा। उसकी भौहें और भी झुक गई। यह अभी भी एक निर्दोष की हत्या से संबंधित है। इसे छोड़ दो, चलो अगले एक को देखते हैं। उसने अंतिम स्क्रॉल खोला और इसे पढ़ा। मिशन ग्रिम्स की हत्या। प्रकार हत्या। ग्रेड निम्न स्तरीय नश्वर ग्रेड मिशन। मांग विवरण एक लालची स्वर जो पूरी तरह से मजे के लिए निर्दोष युवा लड़कियों का बलात्कार करता है। मैं पीड़ितों में से एक था। वह रॉयल कैपिटल की झुग्गियों के पास रहता है और एक स्थानीय ठग नेता है। उनकी खेती पीक लेवल एनर्जी कंडेंसिंग स्टेज के आसपास होती है। लक्ष्य की छवि। इनाम निम्न स्तरीय नश्वर ग्रेड डार्क संगठन का बैज। मिशन जारीकर्ता अनाम। डेविस घृणा से करा उठा। उसने आखिरी स्क्रॉल कालेलुटे हुए आदमी को सौंप दिया। मैं इसे चुनता हूँ। फिर उन्होंने अन्य 2 स्क्रॉल वापस कर दिए। मुझे लगता है कि वरिष्ठ को निर्दोष की हत्या करना पसंद नहीं है। यह भी ठीक है। मिशन की सामग्री को देखते हुए कालेलूट ने सिर हिलाया। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली। आप मेरे चरित्र का निर्धारण कर रहे हैं? उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, भविष्य के संदर्भों के लिए जब मैं संभवतः आपको कुछ मिशनों की सिफारिश कर सकता हूँ। काले रंग के लुटेरे आदमी ने अपने हाथ हिलाए। मेरे साथ मत बैठो। सच उगल दो। डेविस ने कालेलूट वाले आदमी पर दबाव डालने के लिए अपनी आत्मा का इस्तेमाल किया। वह पीक लेवल इन्फेंट सोल स्टेज में था, जिसमें उसकी आत्मा 5 गुना शक्तिशाली थी। यह एक उच्च स्तरीय युवा आत्मा मंच विशेषज्ञ के खिलाफ भी काम करेगा, इस कमजोर कालेलूट वाले आदमी के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं माफी मांगता हूँ वरिष्ठ। यह भर्ती का एक हिस्सा है। हमें कम से कम यह देखना होगा कि आप किस तरह के हत्यारे हैं। काला लुटेपिटा आदमी डर के मारे बाहर निकल आया। तो मैं किस तरह का हूँ? डेविस जोर से मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति शानदार थी। मुझे लगता है कि सीनियर वह व्यक्ति है जो नैतिक मूल्यों को बनाए रखता है। काले रंग के लुटेरे हुए आदमी ने निगल लिया। कुछ सेकंड आगे निकल गए, जिससे वह डर से कांपने लगा। ओह, डेविस ने तब अपनी आत्मा को काले लुटे गए व्यक्ति पर दबाव डालने से पीछे हटा दिया और छोड़ने के लिए वापस मुड़ गया। अगली बार मुझे उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो मेरी जांच कर रहे हैं। चिंतन करते हुए उसने भौहें सिकोड़ी। वरिष्ठ, चिंता न करें, जब आप वापस आएंगे तो मैं कुछ पीक लेवल अर्थ ग्रेड मिशन रखूंगा जो आपकी प्राथमिकताओं के तहत है, ताकि आप रैंक में ऊपर चढ़ सके। काला लुटेरे आदमी चिल्लाया। डेविस ने उसे नजरअंदाज कर दिया और डार्क सीलिंग कफन आर्ट को फिर से सक्रिय करते हुए चले गए।
अध्याय 47 अंधेरे पृथ्वी संगठन में प्रवेश। बाहर जाते समय डेविस ने 2 काले लूट वाले सिलहुट देखे। उनके पास से गुजरते हुए वह उन्हें देखता रहा। 2 काले लूट वाले पात्रों ने अपने स्वयं के व्यवसाय को दिमाग में रखा क्योंकि वे उनके पास से चले गए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते थे क्योंकि वह मांसपेशियों को हिलाए बिना पूरी तरह से छिप गया था। हत्यारे? वे काफी मजबूत भी दिखते हैं। वे यहाँ किस लिए आए हैं? डेविस ने बाद में इसकी जांच करने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए सोचा। वह मिशन को पूरा करने के लिए बाहर गए और रात खत्म होने से जल्द वापस आ गए। वह जल्दी से रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के बाहर गया और सड़क पर एक यादृच्छिक व्यक्ति से दिशानिर्देश मांगे। वह यादृच्छिक व्यक्ति घृणा कर रहा था कि एक बूढ़े आदमी ने उससे झुग्गियों के बारे में पूछा था। इसलिए उसने जल्दी से लेकिन धीरे-धीरे बूढ़े आदमी से जल्द छुटकारा पाने का तरीका बताया। झुग्गियों में पहुंचने के बाद उन्होंने जानकारी के लिए सड़क के किनारे एक बेतरतीब बच्चे को डुबोया। उस बच्चे को जिसने खुशी से चांदी का सिक्का प्राप्त किया, उसने डेविस को ग्रिम्स के ठिकाने के बारे में बताया। ये झुग्गियां रॉयल कैपिटल में भी मौजूद थी, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर भूमिगत कार्यों के लिए एक आधार के रूप में किया जाता था, जो दिन की रोशनी नहीं देख सकते थे। इमारतों को नीचे गिरा दिया गया और जर्जर कर दिया गया जैसे कि वर्षों में किसी ने उनकी परवाह नहीं की। ज्यादातर चोर और अपराधी वहां मौजूद थे। आम लोग जो उम्मीद खो चुके थे, वे भी पूरी तरह से बर्बादी में अपना जीवन जीते थे क्योंकि वे यहाँ मौजूद थे। यह जानने के बाद कि ग्रिम्स कहाँ रहता था, वह जीर्णशीर्ण इमारतों के ऊपर कूदकर एक निश्चित दिशा में चला गया। आखिरकार मुझे छतों के ऊपर दौड़ने के रोमांच का आनंद मिला। डेविस संतुष्ट महसूस कर रहा था। वह अचानक एक निश्चित इमारत के ऊपर रुक गया। वहां से एक खिड़की के माध्यम से वह एक गंजा नग्न आदमी को सो रहा था, जिसमें एक नग्न युवा लड़की उसके कंधों पर लेटी हुई थी। जवान लड़की सुबकती रही और ऐसा लग रहा था जैसे गंजे आदमी ने उसका उल्लंघन किया हो। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी जल्दी आना चाहिए था। डेविस ने गुस्से और घृणा में अपनी जीभ क्लिक की, दया महसूस की, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगर वह जल्दी आ भी जाता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह मामला घंटों पहले हुआ था। चुप रहो या कुतिया। ग्रिम्स अचानक जाग गया और उसे एक तरफ लात मार दी। युवा लड़की को उड़ते हुए भेजा गया, दरवाजे से टकराते हुए क्योंकि वह बुरी तरह रो रही थी। बॉस, क्या कुछ हुआ है? दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई। हम? नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब मैं अपनी महिलाओं का आनंद ले रहा हूँ तो क्या मैंने आपको भागने के लिए नहीं कहा? ग्रिम्स गुस्से से दहाड़ा। हाँ बॉस। ग्रिम्स को ऐसा लग रहा था कि वह नहीं चाहता था कि कोई भी महिलाओं का उल्लंघन करने के अपने शौक में हस्तक्षेप करे, इसलिए उसने उन्हें इमारत के प्रवेश द्वार पर खड़ा कर दिया। लेकिन उसके ये अंडरलिंग हमेशा यह देखने के लिए आते हैं कि वह क्या कर रहा है, जो कमोबेश उसके मूड को बर्बाद कर देता है। हे, निर्दोष अभिनय करने की कोशिश मत करो, कुतिया। युवा लड़की ग्रिम्स को नफरत से घूर रही थी क्योंकि वह उसके करीब आया था। चलो दूसरे दौर से शुरू करते हैं, है ना? ग्रिम्स उसकी चमकती आंखों से चालू हो रहा था। मुझे आशा है कि आप एक भयानक मौत मर जाएंगे। युवा लड़की ने जोर से थूक दिया। यह वही है जो मैं चाहता हूँ। यह नफरत है। मैं इतना पर्याप्त नहीं पा सका। ग्रिम्स दहाड़ा और उस पर कूदने ही वाला था कि प्रकाश की एक चमक उसके पास से गुजर गई। कुची। ग्रिम्स की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि वह उस युवा लड़की को देख रहा था जिसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई थी। उस घृणित आंखों में एक लाल प्रतिबिंब चमक रहा था। ग्रिम्स ने नीचे देखा कि उसके शरीर में प्रचुर मात्रा में रक्त बह रहा है। उसने अपनी गर्दन को केवल यह महसूस करने के लिए छुआ कि उसका गला काट दिया गया था क्योंकि वह गिर गया था। डेविस ने अपने हाथ में एक कच्चा खंजर पकड़ रखा था जो उसे इस कमरे में मिला। उसे मारने के बाद उसने अपने रहस्य को छिपा दिया। यहाँ इसे ले लो और वहाँ जीवित रहो। डेविस ने फर्श पर 100 सोने के सिक्कों से भरा एक बोरा रखा और उसे एक साधारण काले वस्त्र से ढक दिया जो उसकी स्थानिक अंगूठी से लिया गया था। यह देखकर कि युवा लड़की ने उसे जवाब नहीं दिया, उसने अपना सिर हिलाया और चला गया। कुछ देर बाद युवा लड़की अपने रेवड़ी से बाहर आई और सुबकते हुए 2 शब्द गुदगुदाती रही। धन्यवाद। डेविस डार्क अर्थ ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच में वापस जा रहा था। वह ग्रिम्स से काफी घृणा महसूस करता था, इसलिए उसने अपने अंडरलिंग्स को भी मार डाला जो उसके समान ही विकृत थे। उसके कच्चे खंजर ने उनके हर एक सिर में एक छेद खड़ा कर दिया और एक सीमा के भीतर किसी ने भी यह देखने की हिम्मत नहीं की कि क्या हो रहा था क्योंकि उसने उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला। सच में वह सिर्फ उस युवा लड़की को इस गिरोह द्वारा पीछा किए बिना जीना चाहता था, इसलिए उसने इमारत में सभी को मार डाला। जैसे ही वह उस भूमिगत तहखाने में पहुंचा, उसने उस काले लूट वाले आदमी को फिर से देखा। मैंने मिशन पूरा कर लिया है। भूमिगत तहखाने में एक शांत आवाज गूंज रही थी। बम। काले रंग का यह व्यक्ति अपनी कुर्सी से गिरते ही फिर से घबरा गया। ओह वरिष्ठ, क्या आप कृपया मुझे नरक से डराना बंद कर सकते हैं? उसने भीख मांगने के लहजे में विनती की। मैं कोशिश करूंगा। डेविस चुपचाप दिखाई दिया। काले रंग के लुटेरे आदमी ने हताशा में अपना सिर हिला दिया। यहाँ वरिष्ठ। उन्होंने एक त्रिकोणीय गहरे लाल बैज को सौंपा जिस पर एक खंजर प्रतीक था। डेविस ने इसे लिया और पूछा, क्या आप मेरी हत्या की पुष्टि नहीं करने जा रहे हैं? उसके पास खंजर और ग्रिम्स का खून था जो सबूत के रूप में काम कर सकता है। ओह, मुझे यकीन है कि वरिष्ठ इस हीन मिशन के साथ धोखा नहीं देंगे और इसके अलावा हमारे पास हमारे स्रोत और मुखबिर है। मैं देखता हूँ। हमारे डार्क अर्थ संगठन की शाखा में आपका स्वागत है। इस तरह कृपया। काले लूट वाले आदमी ने एक गठन को सक्रिय किया और भूमिगत तहखाने की एक पर्दे की दीवार जादुई रूप से गायब हो गई। एक भ्रमपूर्ण गठन। डेविस ने दीवार पर टिप्पणी की जो संकीर्ण मार्ग को देखते ही गायब हो गई। हाँ, इतना ही नहीं बल्कि मार्ग आक्रामक संरचनाओं से भी भरा हुआ है। काले रंग के आदमी ने गर्व से जवाब दिया। खांसी, वैसे मेरा उपनाम येलो बर्ड 9 है। सीनियर मुझे येलो कह सकते हैं। वरिष्ठ को जल्द ही पंजीकरण करने के लिए एक उपनाम तय करना चाहिए। डेविस ने एक उपनाम के बारे में सोचते हुए अपना सिर हिलाया। बिल्ली के विनाशक के बारे में क्या? उन्होंने इंटरनेट पर क्लासिक ट्रोल नामों के बारे में सोचा क्योंकि वह मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने संकीर्ण मार्ग के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, वे अंततः एक दरवाजे के सामने पहुंचे जो तीसरे चरण के विशेषज्ञों के हमलों से भी बचाव कर सकता है। स्वाभाविक रूप से यह उन विशेषज्ञों के सामने लंबे समय तक नहीं टिकेगा। पीले ने एक त्रिकोणीय कुंजी के साथ दरवाजा खोला और फिर वे अंदर चले गए।
उनकी दृष्टि अचानक एक हॉल से भर गई जो 100 से अधिक लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त थी। एक स्वागत काउंटर था और दीवार के हर तरफ बड़ी संख्या में पोस्टर थे। इन पोस्टरों को उनकी कठिनाई के अनुसार मिशन रैंक किया गया था। ये सभी मिशन केवल पृथ्वी ग्रेड और नश्वर ग्रेड थे क्योंकि एक भी स्काई ग्रेड मिशन नहीं मिला था। डेविस ने अपनी आंखों से कमरे के चारों ओर स्कैन किया और कई लोगों को देखा। उनमें से सभी काले वस्त्र पहने हुए थे, विभिन्न प्रकार के मास्क, हुड और सभी प्रकार के उपकरण पहने हुए थे जो उनकी पहचान छिपाते थे। उन्होंने उन 2 काले लूट वाले सिलहुट को भी देखा जिनसे वह पहले प्रवेश द्वार पर मिले थे क्योंकि उन्होंने एक अजीब मुखौटा पहना था जिसमें यहाँ किसी भी अन्य लोगों की तुलना में अधिक उपस्थिति थी। उनकी आभा काफी डरावनी थी जो उनके आसपास के लोगों को डराने के लिए दिखाई देती थी। अध्याय 48 मृत अंत। जैसे ही वह चारों ओर घूर रहा था, अन्य लोग भी अपनी कठोर आंखों में एक मापने वाली चमक के साथ उसे देख रहे थे। अजीबोगरीब मुखौटे वाले उन 2 काले लूट वाले पात्रों ने केवल अपने स्वयं के व्यवसाय को ध्यान में रखने से पहले उस पर नजर डाली। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि उन्हें उसके जैसे नौसिखिया की परवाह नहीं थी। डेविस और येलो रिसेप्शन के सामने आए। येलो ने रिसेप्शनिस्ट का अभिवादन किया और उसे भर्ती के बारे में बताया। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और एक जेड क्रिस्टल निकाला। कृपया अपना उपनाम रिकॉर्ड करें ताकि मुख्यालय को भी इस जेड क्रिस्टल की एक प्रति मिल सके। आपके रैंक को नवीनीकृत करने जैसी अन्य प्रक्रियाओं का हमारे द्वारा ध्यान रखा जाएगा। डेविस ने सिर हिलाया और जेड क्रिस्टल में अपना उपनाम दर्ज किया और इसे वापस दे दिया। अब आप आधिकारिक तौर पर डार्क ऑर्गेनाइजेशन डेड एंड के सदस्य हैं। रिसेप्शनिस्ट ने अभिवादन किया। ओ, वरिष्ठ को अब मृत अंत कहा जाता है। ऐसा शांत उपनाम जो दर्शाता है कि जब कोई डेड एंड से मिलता है तो उसका जीवन जब्त हो जाता है। पीले रंग को बेशर्मी से एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह चाटा गया। आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। डेविस ने भविष्य के बारे में सोचते हुए अपनी आंखें घुमा ली। लेकिन यह जल्द ही सच हो जाएगा। मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं स्काई ग्रेड मिशन लेना चाहता हूँ। डेविस की कर्कश आवाज गूंज उठी। आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। एक सेकंड के बाद हॉल में बड़बड़ाहट और शोर से भरा हुआ था क्योंकि वे अपने स्वयं के व्यवसाय को ध्यान में रखते थे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। यह डेड एंड आप केवल उन मिशनों को ले सकते हैं यदि आप पीक लेवल अर्थ ग्रेड हत्यारे हैं। माफी मांगते हुए पीला बुदबुदाया। फिर मुझे एक पीक लेवल अर्थ ग्रेड मिशन दे, डेविस ने शांति से कहा, उस पर फेंके गए अजीब लुक से बिल्कुल भी विचलित नहीं। यह ठीक है। हम आपकी ताकत के संबंध में एक अपवाद बनाएंगे, डेड एंड। येलो ने पदोन्नति हासिल करने का मौका लिया जबकि ऐसा लगता है कि उन्हें भारी नुकसान हुआ है। हर सदस्य जो हत्यारा नहीं है, विशेष रूप से एक भर्तीकर्ता के पास एक स्लॉट था। यदि जिस व्यक्ति की उन्होंने सिफारिश की थी उसने मिशन पूरा किया तो उन्हें पुरस्कृत या पदोन्नत किया जा सकता है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति की सिफारिश की गई थी वह विफल हो गया तो वह विश्वसनीयता खो देगा और सजा प्राप्त करेगा। वे किसी की सिफारिश नहीं कर सकते थे यदि वे उनके बारे में काफी आश्वस्त नहीं है। तो कृपया एक मिशन चुने जो उस दीवार पर है। रिसेप्शनिस्ट ने एक दिशा में इशारा किया। डेविस तब उस दीवार के पास पहुंचा जो सोने की परत चढ़ाई गई थी। विभिन्न पोस्टर देखे जा सकते हैं। उन्होंने उन सभी को स्कैन करने के लिए अपनी सोल सेंस का इस्तेमाल किया और निर्दोषों की हत्या से संबंधित किसी भी चीज को बाहर रखा क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया कि ये सभी वैसे भी भयावह लोगों से जारी किए गए थे। चिंतन के एक पल के बाद उन्होंने सभी पीक लेवल अर्थ ग्रेड मिशनों को चुना जिसमें ऐसे लोग शामिल थे जो मरने के लायक थे। उन्होंने कुल 5 मिशन चुने थे। उसमें से उन्होंने एक को उठाया और रिसेप्शनिस्ट को सौंप दिया। मिशन हरमन की हत्या। प्रकार हत्या। ग्रेड पीक लेवल अर्थ ग्रेड मिशन। आवश्यकता उच्च स्तरीय पृथ्वी ग्रेड हत्यारे और उससे ऊपर। विवरण इस व्यक्ति ने लगभग 40 साल पहले अल्फ्रेड साम्राज्य के पास एक पूरे गांव का नरसंहार किया था। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया लेकिन यह उसके लिए मजेदार लग रहा था। मैंने इस मिशन को जारी करने के लिए अपना पूरा जीवन काम किया किसी को इस व्यक्ति को खोजने और मारने के लिए। उनकी खेती का आधार लगभग पीक लेवल रिवॉल्विंग कोर स्टेज, पीक लेवल आयरन स्टेज, मिड लेवल इन्फेंट सोल स्टेज पर है। ठिकाने अज्ञात है लेकिन आखिरी बार अल्फ्रेड किंगडम में देखे गए थे। लक्ष्य की छवि। इनाम पीक लेवल अर्थ ग्रेड डार्क ऑर्गेनाइजेशन का बैच 1000 प्लैटिनम सिक्के। मिशन जारी करता अनाम। मिशन का पोस्टर पाकर रिसेप्शनिस्ट की आंखें भर आईं जबकि येलो ने जल्दबाजी में समझाया। उन्होंने कहा, यह मिशन इसे कुछ वर्षों में पूरा करना संभव नहीं है। हमारे खुफिया नेटवर्क के साथ भी हमें कोई सुराग नहीं है कि लक्ष्य कहाँ है। इसके अलावा लक्ष्य सभी 3 खेती प्रणालियों में प्रशिक्षित होता है जिससे उसे मारना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा, लक्ष्य के मौजूदा ठिकाने की अनदेखी करते हुए हमारे स्काई ग्रेड असेसिन्स के लिए इस लक्ष्य को मारना और भी मुश्किल है क्योंकि वह भागने की कई तकनीकें और कलाएं जानता है। इस कारण से यह मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है भले ही इसे 10 साल से अधिक समय पहले पोस्ट किया गया था। डेविस ने कोई जवाब नहीं दिया जबकि रिसेप्शनिस्ट डेविस को देखता रहा। फिर मैं आपको इस मिशन के लिए सौंप दूंगा। वर्तमान में इस मिशन पर पहले से ही 3 स्काई ग्रेड असेसिन, 7 पीक लेवल अर्थ ग्रेड असेसिन्स और 2 हाई लेवल अर्थ ग्रेड असेसिन्स काम कर रहे हैं। ओह, क्या मैं कई मिशन नहीं ले सकता? उन्होंने कहा, आप कई मॉडल ग्रेड मिशन ले सकते हैं लेकिन अर्थ ग्रेड मिशन नहीं। इसके लिए आपको एक पृथ्वी ग्रेड हत्यारा होने की आवश्यकता है। रिसेप्शनिस्ट ने शांति से समझाया। मुझे पता था। डेविस ने भौहें सिकोड़ी और पीले रंग के साथ चले गए। तो वे 2 हत्यारे कौन हैं? डेविस ने समझदारी से उन दोनों की ओर इशारा किया जिनसे वह आज प्रवेश द्वार पर मिले थे। वे स्काई ग्रेड हत्यारे हैं। सबसे अधिक संभावना स्काई ग्रेड मिशन को सौंपी गई है क्योंकि वे घायल होने तक निम्न स्तरीय मिशन लेने की जहमत नहीं उठाएंगे। पीले ने उन पर नजर डाली और जवाब दिया, स्काई ग्रेड हत्यारे यहाँ तैनात? लगता है कि यह शायद एक शक्तिशाली व्यक्ति की हत्या से संबंधित होना चाहिए। डेविस ने अनुमान लगाया। डेविस को गहरी सोच में देखकर येलो आश्वस्त हो गया। चिंता मत करो सीनियर डेड एंड। एक बार जब आप अपना वर्तमान मिशन पूरा कर लेंगे तो आप स्काई ग्रेड मिशन करने में सक्षम होंगे। हे। डेविस ने हंसते हुए कहा और बुद्धिमानी से अपना सिर हिलाया जैसे कि वह एक बूढ़ा आदमी हो। इसके बाद वह चला गया। ठीक है, क्या आप अब गहरी परेशानी में नहीं है, पीला? वह व्यक्ति इतनी जल्दी इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएगा जिससे आप पूरे साल चिंता में लटके रहेंगे। हा हा हा। शांत रिसेप्शनिस्ट ने अचानक अपना लहजा बदल लिया और चिढ़ती हुई आवाज में बोला, गहरी सांस।
कोई रास्ता नहीं है कि मैं इसे वापस ले सकूं। मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है? मुझे बस उम्मीद करनी होगी कि वह कम से कम 10 साल से पहले मिशन पूरा कर लेगा, येलो ने अपने भविष्य के बारे में चिंतित होकर कहा। हाँ, सपने देखते रहो, पीला। रिसेप्शनिस्ट मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। डेविस हरमन को खोजने के बारे में चिंतित नहीं था क्योंकि हरमन एक ही चाल के साथ उसके पास आएगा। उसे बस इतना करना था कि उनके चेहरे को जानते हुए डेट बुक में अपने लक्ष्य का नाम लिखे और लक्ष्य कुछ ही समय में मर जाएगा। डेविस को केवल डेट बुक का उपयोग करके उसे मारने के लिए किसी व्यक्ति का नाम और चेहरा जानने की आवश्यकता थी, हालांकि इसकी कुछ सीमाएं थी। फिर भी उसे अपनी मौत साबित करने के लिए हरमन के शरीर की आवश्यकता थी। इसलिए इंपीरियल कैसल में लौटते समय उन्होंने एक योजना के बारे में सोचा और इसे तुरंत निष्पादित किया। हरमन, एक अचानक विचार उसे 10 दिनों के भीतर लोरेट साम्राज्य में शाही राजधानी के दक्षिण द्वार के पास चुपके से दिखाने के लिए मजबूर करता है। वह उस स्थान पर रहता है, सुराग की तलाश में कि उसे इस जगह पर दिखाने के लिए किसने मजबूर किया। अगर वह तुम्हें लकवा मार जाएगा शब्द सुनाई देगा तो उसका शरीर लकवाग्रस्त हो जाएगा। वह वहां इंतजार करता है जब तक कि एक निश्चित व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करने के लिए दिखाई नहीं देता। डेविस इन शब्दों पर मुस्कुराया और आकाश की ओर देखा। यह देखते हुए कि यह लगभग भोर थी, वह इंपीरियल कैसल लौट आया और बिना किसी परेशानी के सुरक्षित रूप से अपने अध्ययन में प्रवेश किया। एलिया, मैं लौट आया हूँ। क्या कुछ हुआ है? धमाका। डेविस अचानक अध्ययन में दिखाई दिया, एलिया को खतरनाक बना दिया। वह झटके से उछल पड़ी और छत पर अपना सिर मारा। उसने अफसोस के साथ अपने होंठों को पर्स किया क्योंकि उसने उसे माफी मांगी। ऐसा लगता है कि मुझे लोगों के पीछे उभरने से रोकना होगा। अध्याय 49, एवलिन से फिर से मिलना। वाह डेविस, तुम डमी हो। एलिया चिल्लाई और फिर अपने चेहरे पर एक आंसू के भाव के साथ बुदबुदाया। क्षमा करें, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए जब मैं बाहर था तो क्या कुछ हुआ? डेविस ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह बिल्कुल भी खेद महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन उसे धमकाने का आनंद लिया। इस तथ्य के अलावा कि आपने मेरे जीवन को डरा दिया, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ। चिल्लाते हुए एलिया ने उसे घूर कर देखा। हो, आप खुद का ख्याल रख रहे हैं। अच्छा काम करते रहो। डेविस ने उसके सिर को थपथपाया। एलिया ने उसकी नजरों से बचते हुए अभी भी प्रशंसा की। ठीक है, अब और जब भी आपके पास समय हो उन युद्ध तकनीकों का अभ्यास करना न भूले। ओहम। एलिया ने उसे स्वीकृति का शोर दिया। अगले 3 दिन डेविस दिन के दौरान संदेह से बचने के लिए इंपीरियल कैसल में रहा और रात में हरमन को देखने के लिए साउथ गेट पर गया। दुर्भाग्य से हरमन अभी भी दिखाई नहीं दिया। डेविस ने अनुमान लगाया कि वह शायद अपने रास्ते पर था, इसलिए वह अधीर नहीं था। आज चौथा दिन था। उन्होंने कुछ दिन पहले एवलिन का दौरा करने की योजना बनाई थी, इसलिए उन्होंने 2 दिन पहले कॉल्डन फैमिली मनोर को तैयार रहने के लिए संदेश भेजा। हालांकि यह उनका इरादा नहीं था, लेकिन शाही कारणों से किया गया था। इस बार उनके साथ एलिया और वही एलीट रॉयल गार्ड्स भी थे जो पिछली बार उनके साथ गए थे। डेविस कॉल्डन फैमिली मनोर पहुंचे, जहां उन्होंने 4 दिन पहले घुसपैठ करने की कोशिश की थी। उनका लक्ष्य एवलिन के साथ संपर्क बनाना था और किसी तरह उसे रात में उससे मिलने के लिए कहना था। वह जानता था कि वह और एवलिन लोगों से घिरे होने पर अपने दिल की बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह चाहता था कि वह उससे अकेले मिले। वह गाड़ी से उतर गया और लोगों की पूरी भीड़ ने उसका स्वागत किया। हम गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और प्रथम राजकुमार को अपना सम्मान देते हैं। पूरी भीड़ तब व्यवस्थित रूप से झुक गई। डेविस घटनास्थल का सर्वेक्षण करते हुए हैरान रह गए। उन्हें फिर से याद दिलाया गया कि वह उच्च स्थिति वाले व्यक्ति थे। पूरे दिन इंपीरियल कैसल में बंद रहना, खेती करते समय खेती के बारे में पढ़ना और सीखना उन्हें वास्तविकता से थोड़ा दूर छोड़ देता था। अपने सिर उठाओ, डेविस ने एक शांत चेहरे के साथ कहा, और हालांकि उसे थोड़ा अजीब लगा, उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखने दिया। ऐसी बियरिंग, सच में स्वर्ग का एक बेटा। बहुत प्यारा। चारों ओर विभिन्न सुगुगाहट गूंज रही थी, लेकिन इसने केवल डेविस को एक छेद में छिपना चाहा। मैंने सिर्फ अभिनय किया, उसने अफसोस से सोचा। लोग कितना बूचाट सकते थे, इसकी एक सीमा थी, है ना? आपका स्वागत है, क्राउन प्रिंस डेविस। मेरा नाम हेनरी कॉल्डन है, जो कॉल्डन परिवार का एक बुजुर्ग है। यदि आप चाहें तो कृपया मुझे आपको कॉल्डन फैमिली मनोर के आसपास दिखाने दें। ठीक है, उसकी पीठ के पीछे हाथ अपने सिर को सीधा रखते हुए डेविस ने जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने हेनरी कॉल्डन का अनुसरण किया, जबकि एलिया और रेनार्ड ने उनका पीछा किया। वे एक हॉल में पहुंचे जहां कई लोग इकट्ठा थे। कई लोग उत्साह से भरे हुए थे, जबकि कुछ शांति से उन्हें देख रहे थे। डेविस ने किसी भी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह जल्दी से ऊब गया, लेकिन जागीर की वास्तुकला की प्रशंसा करने के लिए चारों ओर देखा। वह यहाँ किसी का अभिवादन किए बिना एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि एलिया और रेनार्ड उसके पीछे खड़े थे। कुछ लोग जो उनके अहंकार को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने अपनी आंखें संकुचित कर लीं, फिर भी वे संभवतः क्राउन प्रिंस से सवाल नहीं कर सकते थे। क्या वे कर सकते हैं? मुझे इस बिंदु पर आने दे। मैंने 2 दिन पहले घोषणा की थी कि मैं व्यक्तिगत रूप से कॉल्डन परिवार का दौरा करूंगा, लेकिन यहाँ मेरा उद्देश्य मिस एवलिन से मिलना था। तो वह कहाँ है? डेविस ने चारों ओर स्कैन किया और एक अभिमानी युवा मास्टर के रवैये को अपनाया। यह सुनकर कुछ लोग बहुत खुश हुए, जबकि कुछ अन्य लोगों ने नाराजगी जताई। जो लोग खुश थे वे सभी बुजुर्ग थे। उन्होंने सोचा कि क्राउन प्रिंस आखिरकार अपनी युवा मालकिन की सुंदरता से प्यार कर रहे थे। वे 1 साल पहले से डरे हुए थे जब राजकुमार ने कहा था कि शादी से पीछे हटना उसके लिए ठीक है, खासकर 1 साल बीत जाने के बाद जब इंपीरियल परिवार ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। नाक भौं सिकोड़ने वाले सभी युवा थे, इतने युवा थे कि कई गलतियां कर सकते थे। ऐसा लगता है कि उन्हें घमंडी राजकुमार का लहजा पसंद नहीं आया। भले ही उनका परिवार एवलिन को एक व्यापार योग्य वस्तु की तरह उपयोग कर रहा था, फिर भी वह उनकी आंखों में बेहद सुंदर थी। इसलिए उनमें से कुछ उसे एक के रूप में देने से ईर्ष्या करते थे, भले ही उनके पास अपने परिवार की युवा मालकिन के साथ रहने का मौका न हो। यद्यपि उनमें से अधिकांश कॉल्डन परिवार के सदस्य थे, उनमें से कुछ सीधे संबंधित नहीं थे, जिसका अर्थ है कि वे एक दूसरे से शादी कर सकते थे जब तक कि बुजुर्ग स्वीकार करते थे। हाँ, राजकुमार निश्चित रूप से हमारी युवा मालकिन से मिलने के लिए उत्सुक है। एक बेतरतीब बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्राउन प्रिंस डेविस। एक बूढ़ी औरत ने जोड़ा और उसके वस्त्र ने संकेत दिया कि वह भी एक बड़ी थी।
डेविस ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने अंदर से उनकी ताकत को मापने की कोशिश की। एक या दो बुजुर्गों की निश्चित रूप से बड़ी उपस्थिति है। उन्हें चौथे चरण में होना चाहिए, शायद पीक लेवल पर। उन्होंने सोचा कि जब उन्हें शक्तिशाली और अभिमानी दिखने की आवश्यकता महसूस हुई, अन्यथा लोग उनके शब्दों पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, खासकर उनकी उम्र और उनके बचकाने लेकिन आकर्षक चेहरे को देखते हुए जो भविष्य की सिल्क पैंट छवि के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। युवाओं का एक समूह अचानक बेहोश हो गया। हर कोई एक सुंदर महिला को अपनी ओर बढ़ते हुए देखने के लिए अपने सिर के चारों ओर घूमता है। उसके बाद एक नौकरानी है। डेविस का जबड़ा लगभग गिर गया, लेकिन उसका मुंह थोड़ा अकड़ गया था। लानत है, क्या अजीब बात है। अगर उसके बगल में कोई मच्छर मौजूद होता तो शायद उसके मुंह में जाने का मौका होता। एवलिन अपने मोहक फिगर के साथ एक मंत्रमुग्ध की तरह लग रही थी। उन्होंने एक चमकदार बैंगनी स्लीवलेस चोंगसम पहना था जो उनके कर्व्स को बढ़ाता था। उनकी क्लीवेज थोड़ी दिखाई दे रही थी क्योंकि उनकी ड्रेस पर त्रिकोणीय आकार का कट मौजूद था। उसके लंबे हरे बाल उसकी कमर तक पहुंच गए थे और उसके बगल के बाल उसके सिर के पीछे एक छोटे से जूड़े में बंधे हुए थे। डेविस स्वचालित रूप से एक आदमी की तरह खड़ा हो गया जो प्यार में डूब गया है और अभिवादन करने के लिए उसके सामने पहुंच गया है। मुझे आशा है कि आप ठीक हो गए हैं, मिस एवलिन। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। प्रिंस डेविस बहुत परवाह करने वाला है। पिछली बार मुझे देखने के बाद जब से आप चले गए थे तब से मैं ठीक हूँ। अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए एवलिन ने उदासीन आवाज के साथ जवाब दिया। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। डेविस अजीब ढंग से मुस्कुराया। इमेजिन। जिस तरह से उसने यह कहा, ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक छिपा हुआ अर्थ है। उसने थोड़ा सोचा, हालांकि वह यह नहीं बता सकता कि उसका अर्थ सकारात्मक था या नकारात्मक। उसके बाद सभी ने क्रमशः डाइनिंग टेबल पर अपनी सीट ले ली, दोनों को छोड़कर जो अपने उपकरणों से लगे हुए थे। डेविस और एवलिन एक ही मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। हर किसी के खाने के लिए एक बड़ी दावत तैयार की गई थी, इसलिए वे कमोबेश केवल उन पर अपनी नजर रखते थे, जबकि उनके मुंह सामने की ओर थे। मिस एवलिन, आज मैं विशेष रूप से आपको देखने के लिए यहाँ आया हूँ। यह देखकर कि यह उनकी मेज पर असामान्य रूप से शांत था, उन्होंने बातचीत शुरू की। मुझे देखो, आप मुझे खुश करते हैं, प्रिंस डेविस। मिस एवलिन ने अभी भी उदासीन जवाब दिया। हालांकि जब उसके सुडौल होंठ हिलते थे तो ऐसा लगता था जैसे उस पर एक जादू डाला गया था। हाँ, सच कहा जाए, उस दिन के बाद मैं तुम्हारे बारे में कई बार सोचती थी जब हम आखिरी बार मिले थे। डेविस ने पूरी ईमानदारी से सच्चाई बताई क्योंकि उसने समय समय पर उसके बारे में सोचा था। वो चोटियां, खांसी, वह सुंदर आलसी आंखें और उसकी मोहक आवाज। हाँ हाँ, राजकुमार निश्चित रूप से मजाक कर सकता है। एवलिन ने अपनी आंखें घुमाई क्योंकि उसने उदासीन रूप से कहा। डेविस ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा भाव बनाया। उसकी तारीफ की जांच की गई थी और अब वह जानता था कि उसने किसी तरह इस महिला को नाराज कर दिया था। समय बीतता गया क्योंकि दोनों ने इस अजीब माहौल में खाना खत्म कर लिया। किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया, लेकिन वे बस चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहे थे। उन दोनों ने समय समय पर कुछ खुशियों का आदान प्रदान किया, लेकिन बातचीत कहीं भी आगे बढ़ती नहीं दिख रही थी, खासकर एवलिन के रक्षात्मक रुख अपनाने के साथ। एमएचएम, यहाँ तक कि एक बेवकूफ भी बता सकता है कि वह किसी चीज से नाराज है। क्या मैंने उसे अपमानित किया? मैंने ऐसा कब किया? डेविस ने अफसोस के साथ सोचा जैसा कि उसने सोचा था। वह पहले से ही उस मामले के बारे में सोच रहा था जहां उसने उसे 1 साल के लिए बिना कोई शब्द दिए अकेला छोड़ दिया था, लेकिन निश्चित रूप से वह 10 साल से कम उम्र के बच्चे से शब्द की उम्मीद नहीं करेगी, है ना? वास्तव में उस पर सभी काम के ढेर के साथ उसे उम्मीद थी कि वह उसे एक पत्र या कुछ और भेजेगी जिसमें कहा जाएगा कि वह शादी या कुछ और अस्वीकार करना चाहती है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं आया। अभी उसके लिए वह प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन भविष्य के लिए जहां वह एक परिवार की कामना करता था, वह एक प्राथमिकता थी। यही कारण है कि जब तक उसने एक निश्चित मात्रा में खेती का ढेर नहीं लगाया और बनाया, तब तक वह उसे देखने नहीं गया। अध्याय 50, कोर विस्तार गोली। डेविस ने थोड़ी देर के लिए सोचा, लेकिन पता नहीं चला कि उसने कब गलती की थी। मिस एवलिन, मैं देख सकता हूँ कि आप गुस्से में हैं। अगर मैंने आपको किसी कारण से नाराज किया है तो मैं माफी मांगता हूँ। चलो अपनी स्थिति के बारे में भूल जाते हैं और एक बार के लिए निष्पक्ष बात करते हैं, है ना? एवलिन ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने नहीं सोचा था कि इस छोटे बच्चे में एक सज्जन की तरह व्यवहार करने और माफी देने की क्षमता होगी। कम से कम उसके पास अपनी उम्र के लिए एक वयस्क की तरह सोचने की क्षमता है, और इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे आभारी होना चाहिए। यह सही है, एवलिन। आप एक बच्चे के सामने नखरे क्यों दिखा रहे हैं? क्या तुम मूर्ख हो? उसने खुद से पूछा क्योंकि वह शर्म से लगभग शर्मा गई थी। शाही परिवार इस तरह के बच्चे का पालन पोषण कैसे करता है? उसने महसूस किया कि उसके पास उस तरह की मानसिकता भी नहीं थी जो डेविस के पास थी। जब उसने डेविस को हॉल में देखा तो उस पल उसने सोचा कि उसे अपनी सारी कुंठाओं को उस पर छोड़ देना चाहिए, जिससे वह अपनी सगाई रद्द कर देगा। अब वह सारी हताशा जिसने उसे पीड़ित किया, उसके माफी मांगने के बाद उसकी अपनी गलतफहमी की तरह लग रहा था। वह अपनी बियरिंग को फिर से हासिल करने में कामयाब रही क्योंकि वह आखिरकार मुस्कुराई। मैं क्राउन प्रिंस को अभी मेरे लिए चिंता करने के लिए भी माफी मांगता हूँ। डेविस, जिसने उस मुस्कान को देखा, थोड़ा मंत्रमुग्ध हो गया। प्रिंस डेविस, एवलिन ने देखा कि डेविस अचानक उसे देखते हुए जम गया। उसने थोड़ी चिंता के साथ पूछा क्योंकि उसने डेविस को थोड़ा पसंद किया था। उसने सोचा कि वह अब किसी तरह उसे थोड़ा नाराज कर सकती है। डेविस अपनी श्रद्धा से जाग गया क्योंकि उसने कुछ तय किया। उसने अपनी कोहनी को मेज पर रखा, अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ा, मुस्कुराते हुए अपनी ठोड़ी को उन पर टिका दिया। आप बहुत सुंदर है, मिस एवलिन। मैडम। किसी कारण से संतुष्ट महसूस करने से पहले एक सेकंड के लिए जमने से पहले उसके दिल की धड़कन रुक गई। आप मजाक कर रहे हैं, क्राउन प्रिंस। मुझे पता है कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। एवलिन ने हंसमुख महसूस किया। सच कहा जाए तो डेविस सुंदरता के लिए बिल्कुल भी प्रतिरक्षा नहीं था, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म में पीछे रह गया था। वह इस जीवन में पूरी तरह से जीना चाहता था और इस महिला पर लगभग फैसला कर लिया। वह उसे पसंद करता था और अगर वह उसे वापस पसंद करती थी तो उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन उसे हमेशा एक आदमी के रूप में पहला कदम उठाना पड़ता है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे एक उपहार मिला है जिसे मैं आपको पेश करना चाहता था, मिस एवलिन। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक छाती निकाली।
एवलिन सदमे में खड़ा हो गया क्योंकि उसे उपहार की उम्मीद नहीं थी। वे दोनों उठ खड़े हुए थे। वह उसके करीब आया और छाती खोल दी। छाती के अंदर एक पीक अर्थ ग्रेड पिल थी जो एक अनूठी सुगंध उत्सर्जित करती थी। क्या यह कोर विस्तार गोली नहीं है? पास के एक जानकार व्यक्ति ने गोली देखते ही चिल्लाकर कहा। कोर विस्तार गोली, जिसे दुर्लभ सामग्री के कारण परिष्कृत करना मुश्किल कहा जाता है, एक अन्य व्यक्ति ने उलझन में पूछा। हाँ, यह कोर विस्तार गोली है जिसका उपयोग रिवॉल्विंग कोर स्टेज में एक स्तर को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, चाहे आप किसी भी स्तर पर हो। यह बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने की संभावना को भी बढ़ा सकता है, इसलिए कमी और दुर्लभता। डेविस ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वाह! आसपास का माहौल खुशनुमा हो गया। इंपीरियल परिवार की संपत्ति से चकित हो गया। वे पीक अर्थ ग्रेड गोलियों का भी उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें शाही परिवार की तरह आसानी से उपहार नहीं दे सकते हैं। एवलिन घबराई हुई लग रही थी। मैंने इस मूल्यवान उपहार के लायक होने के लिए क्या किया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वास्तव में मुझे पसंद किया है? एवलिन ने सोचा, लेकिन कोर विस्तार गोली लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। यहाँ तक कि उसके गोल्डन एम्पोरियम भी इसे आसानी से नहीं बेचेंगे यदि वे इसे बनाने या खरीदने में कामयाब रहे। मैं जोर देता हूँ, डेविस ने धीरे से कहा। यह देखते हुए कि एवलिन ने अभी भी उससे छाती नहीं ली, उसने उसे धक्का दिया क्योंकि उसने उसे बंद कर दिया और उसके कान में फुसफुसाया। छाती में अकेले होने के बाद गोली धारक के नीचे देखें। उसकी गर्म सांस को महसूस करते हुए एवलिन की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि वह स्पष्ट रूप से शर्मा रही थी। डेविस वापस चला गया और उसे देखकर मुस्कुराया। क्योंकि राजकुमार जोर देता है तो मैं मना नहीं करूंगा। मैं क्राउन प्रिंस को उनके भरपूर उपहार के लिए धन्यवाद देता हूँ। छाती को पकड़ते हुए एवलिन थोड़ा झुक गई। उसका ब्लश अभी भी गायब नहीं हुआ था, लेकिन वह घबराई हुई नहीं थी। वह केवल अधिक सुंदर दिखाई दिया। फिर उसने उस छाती को अपनी स्थानिक अंगूठी में ले लिया। छाती को गायब देखकर परिक्रामी कोर स्टेज और यहाँ तक कि नीचे के कई किसानों को बेहद जलन हुई, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। फिर मैं तुम्हें विदाई देता हूँ, मिस एवलिन। डेविस ने पीछे मुड़कर हाथ जोड़कर कहा। मैं शानदार दावत के लिए गॉर्डन परिवार को धन्यवाद देता हूँ। यह स्वादिष्ट था। मैं अब अपनी छुट्टी ले लूंगा। इसके बाद वह एलिया और रेनार्ड के साथ चले गए, जबकि वे उनके साथ शामिल हो गए। हेनरी, जो एक बड़े और कुछ अन्य थे, डेविस के साथ तब तक गए जब तक कि वह गाड़ी तक नहीं पहुंच गया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेविस पर एक अच्छा प्रभाव बनाने की कोशिश करते हुए उन्होंने कुछ सुखद बातें की। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कहा। डेविस ने अपने वाकपटु भाषण से उन्हें विचलित कर दिया कि वह आज से सुधार कर रहा था। बिना हंगामा किए उन्होंने फिर से विदाई ली और जागीर छोड़ दी। कुछ समय बाद एवलिन के कमरे में गॉल्डन परिवार की जागी। मिस, तुमने उपहार अस्वीकार क्यों नहीं किया? अगर आपने ऐसा किया होता तो मुझे लगता है कि आप उसे इतना गुस्सा दिला देती कि वह आपके साथ हुई इस शादी को रद्द करने का फैसला कर लेता। मैसी, आप निश्चित रूप से कल्पना कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वह स्तरहीन बच्चा इस चाल के झांसे में आ जाएगा। इसके अलावा, एवलिन ने शर्माते हुए कहा, लेकिन बीच में ही रुक गई। वैसे भी मिस, कृपया कोर कुछ गोली निकाल ले ताकि मैं जल्दी से देख सकूं। मैसी ने एवलिन के सामने खराब अभिनय किया। उनका रिश्ता सौहार्दपूर्ण और अच्छा था क्योंकि वे बचपन से एक साथ थे। यह सुनकर उसे अचानक डेविस द्वारा फुसफुसाए गए शब्द याद आए। उसकी उस अनुचित हरकत के बारे में सोचकर वह फिर से थोड़ा शर्मा गई। कोई भी आदमी या यहाँ तक कि एक लड़का भी कभी उसके इतने करीब नहीं आया है। उसने सिर हिलाया और अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से छाती को बाहर निकाला। उसने तुरंत खोला और अचानक यह देखने के लिए उत्सुक था कि गोली के नीचे क्या था। वाह, इस गोली में एक अच्छी खुशबू है। एक सूंघता है और मैं बता सकता हूँ कि यह मेरी ऊर्जा संघनन चरण की खेती को बढ़ाता है। मैसी ने गहरी सूंघने की कोशिश की क्योंकि उसे अनोखी खुशबू से नशा हो रहा था। एवलिन ने उसे गोली सौंप दी और उसे चेतावनी दी, तुम इसे खाने की हिम्मत मत करो। मुझे भी इसकी जरूरत है। मुझे पता है। वाह! मैसी ने मासूमियत से हंसते हुए अपने हाथों से गोली ले ली क्योंकि वह नशे में लौट आई थी। इस मौके का उपयोग करते हुए एवलिन ने छाती में गोली धारक को हटा दिया और एक पत्र और एक जेड क्रिस्टल देखा। एक पत्र और एक जेड क्रिस्टल जो टूट जाता है जब दूसरा टूट जाता है। उसने पत्र निकाला और उसे पढ़ा। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, मिस एवलिन। संभवतः रात के दौरान जब कोई भी आसपास नहीं होता है और शादी के बारे में हमारे निर्णयों में हस्तक्षेप करने में सक्षम होता है। मुझे पता है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो रात के दौरान आपको देखा जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप संदेह से बचने के लिए इन कुछ दिनों में गोल्डन पिल स्टोर में रहें। मैं किसी तरह बाहर निकलूंगा और इन कुछ दिनों में आपसे मिलने के लिए गोल्डन पिल स्टोर में आऊंगा। मैं जेड क्रिस्टल सिग्नलिंग को तोड़ दूंगा कि मैं गोल्डन पिल स्टोर में हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उस समय भी वहां होंगे। क्या वह मुझसे रात में मिलना चाहता है? और अकेले? विभिन्न संभावनाओं पर विचार करते हुए उसके सिर के चारों ओर अभद्र विचार घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह शादी के बारे में था, वह शांत हो गई। ठीक है, एक छोटा लड़का कभी भी इतना कुटिल नहीं होगा, मुझे लगता है। उसने आदेश देने से पहले एक पल के लिए सोचा। मैसी, कुछ चीजें तैयार करो। हम एक सप्ताह के लिए गोल्डन पिल स्टोर में रहेंगे। साथ ही मेरे पिता को भी इसके बारे में बताएं, है ना? ठीक है। मैसी ने सूंघने से पहले एक पल के लिए एवलिन को देखा, अपने खेती मैनुअल को प्रसारित करना जारी रखा। एक सप्ताह? मैं एक सप्ताह तक आपका इंतजार करूंगा, क्राउन प्रिंस डेविस, एवलिन ने धीरे से कहा क्योंकि उसने पत्र को अपनी आस्तीन की जेब में संग्रहित किया था। यह अज्ञात था कि उसने अभी क्या फैसला किया था, लेकिन उसकी नजर उत्सुक और दृढ़ दिखाई दी।